अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाफिल। इस प्रोग्राम को आप कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आज पब्लिक को हॉलीडे है, यानी पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया में आज लेबर डे मनाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जिससे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ, आपको पता है कि जिसके नाम पर आज छुट्टी होगी वो आज खुद काम पर जाएगा, क्योंकि आज इस वतन में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाएगा। आपको पता है कि अशरफिया जिन्हें हम कहते हैं, या अगर आप ऑफिस की बात करें या फिर अगर आप 1972 की बात करें जिसके बाद लेबर एक्ट पाकिस्तान में नाफिज किया गया और इसके बाद से ये लेबर डे मनाया जा रहा है। लेकिन आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो रास्ते में मैंने बहुत सारे मज़दूरों को खड़े होकर मजदूरी यानी दिहाड़ी के इंतज़ार में खड़े बहुत सारे चौराहों पर देखा। तो आज तो वो तो काम कर रहे हैं जिनके नाम पर हम आज का दिन मना रहे हैं। खैर, मुझसे सवाल कल काफ़ी लोगों ने किया कि कल आपको छुट्टी है। हरमीत पाजी से भी हम यही सवाल कर लेते हैं, इस्लामाबाद चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। छुट्टी क्यों नहीं की? आप तो रोज़ मजदूरी करते हैं। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा आपने दुरुस्त फरमाया। मेरी जो सुर्ख पकड़ी है, से आप अंदाज़ा लगा लें कि आज जो दिन है ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और मज़दूरों की याद में मनाया जाता है, जब शिकागो में पुलिस ने बेतहाशा तशद्दुद की और बेतहाशा जानें गिराईं। और हमने ये देखा कि मज़दूर जिनकी डिमांड थी 14 घंटे से 8 घंटे पर लाने की, और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था उस वक्त कि जिस तरह मशीनरीज आ रही थी मुख्तलिफ़ कंपनीज मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में, और मज़दूर को ये ख़तरा भी लाहक था कि कहीं ना कहीं हमारी जगह ये ले लेगा। सो बहरहाल आज का ये दिन आपने दुरुस्त फरमाया कि अशराफिया का दिन है। आज मज़दूर को अगर आप देखें, आपने लाहौर की बात की तो मुझे भी यहाँ आते हुए मुख्तलिफ़ सड़कों पे मुख्तलिफ़ शाहराहों पे वो मज़दूर तबका दिहाड़ी की तलब में वो इंतज़ार करता नज़र आ रहा था। और इसी तरह अगर हम देखें तो हम भी एक मज़दूर हैं, और किसी न किसी तरीके से आप जब देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करने वाले, तो आज वो जो हैं वो काम करते आपको नज़र आएंगे। और जो जिनका काम करने का टाइम होता है तो आज वो रेस्ट करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे इस पूरे निज़ाम को जिस तरीके से जकड़ा गया है, एक तरफ जो निज़ाम है, अगर आप सिंध की तरफ जाती हैं या बलूचिस्तान की तरफ जाती हैं, वहाँ पे अगर आप हालात देखें तो जिस तरीके से चाहे वो ज़रई ज़मीनों पर काम हो, वडेरों का, सरदारों का, जिस तरीके से उन पर जुल्म ढाया जाता है, जिस तरीके से उनको लोन दे के फिर सूद में उनकी नस्ल दर नस्लें जो हैं वो जकड़ी रहती हैं। इसी तरह हम जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ, वहाँ एक ऐसा निज़ाम है जिसकी सरपरस्ती जो है कहीं ना कहीं हमारी सियासी जमातें और कहीं ना कहीं ताकतवर इदारे भी करते हमें नज़र आते हैं। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि आम जो लेबर मैन है उसको उन्होंने जकड़ा हुआ है और ये निज़ाम पूरा जकड़ गया है। और जिसकी वजह से आज भी हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बातें की जाती हैं और बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने आम आदमी को, हमने मज़दूर को जो है वो उसके हुकूक दिलाने। और आप इससे और बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है इस हुकूमत के लिए कि यही 1 मई का दिन होता था कि हम जाते थे मुख्तलिफ़ रैलियों में, हम खुद भी शिरकत किया करते थे, मुख्तलिफ़ सिविल सोसाइटी के लोग निकल आते थे, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ करता था। लेकिन आज जब मैं दाखिल हो रहा था तो मुख्तलिफ़ इलाके ऐसा, पूरा इस्लामाबाद ऐसा सुनसान पड़ा है कि एक तरफ दफ़ा 144 रात को 12 बजे यहाँ पर नाफिज कर दिया गया, और कि कोई भी रैली, कोई भी मजमा जो है उस पर खुली पाबंदी। मैं आपकी इस बात पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, तो उसको पाबंदी सलासल बना दिया जाए। आपने बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद की सूरत हाल आपने बताई, लाहौर की सूरत हाल भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। हम चाहते ये कि कुछ भी नहीं तो पहले चले इज़हार यकजहती के लिए ही, यानी मजदूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ ही उठा लेते थे, सेमिनार्स कंडक्ट कर लिए जाते थे या रैलियाँ निकाल ली जाती थी। लेकिन इस मुल्क में मजदूर की उजरत और मजदूर के हकूक़ के लिए हमेशा मजदूर बरादरी जो है वो जंग करती रही है। जिस हिस्ट्री का आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा उसका और आपको अपडेट करना चाहती हूँ, इसलिए कि मैक्सिमम मुझे लगता है कि लोगों को 1 मई यानी लेबर डे के हवाले से पता है, लेकिन उसकी तारीख जो है उस हवाले से मैक्सिमम लोग नहीं जानते। शिकागो की आपने बात की तो वहाँ पर 4 लाख ज़ायद मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान किया था, और कहा जाता है कि उस वक्त अमरीकी जरीदे और अमरीकी अखबार ये कहते हैं कि एक ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया कि हमें कोई एक फैक्ट्री की चिमनी से उड़ता हुआ धुआं दिखाई नहीं दिया। तारीख का वो एहतजाज जिसके बाद हम यकम की बात करें, 1 मई 1886 की, जहाँ पे यह एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद अमरीकी हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से मजदूरों पर तशद्दुद किया गया, गोलियाँ बरसाई गई। लाखों की तादाद में वो जो 4 लाख से ज़ायद मजदूर सड़कों पर थे, उनके मुतालबात क्या थे कि हमारी 14 घंटे की शिफ्ट को 8 घंटे की शिफ्ट पर मुंतकिल किया जाए, जो कि आज भी उजरत और टाइम पर मजदूर बरादरी पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी हो, वो हमेशा मुतालबात करती है। और वहाँ बहुत सारे मजदूरों की जानें गई, जिसके बाद 1972 में जब एक्ट
लेबर एक्ट पाकिस्तान में नाफिज किया गया, इस पर बात की गई, उसकी तश्कील की बात हुई। तो उसके बाद से लेकर आज के दिन तक लेबर डे यानी 1 मई को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन हम अगर हकूक़ की बात करें, मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए एक दिन हम मनाया करते थे, जो इज़हार यकजहती भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अलबत्ता हुकूमत या हमारे मुतल्लिका महकमा जात जो है उस हवाले से उन्हें चाहिए कि वो तमाम तर सूरत हाल में कुछ भी ना कर सकें, तो आज के दिन मजदूरों के लिए कुछ अलाउंसेस, उनकी देखभाल के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, उनकी उजरत के लिए कुछ ना कुछ खातिर खा इक़दाम जो वक्त की अहम ज़रूरत है वो किए जा सके। आप अलाउंस की बात करिए, और मैं तो कहता हूँ कि इस चीज़ को भी साथ में ऐड कर लीजिएगा कि चाहे वो हमारे दफातर के आगे बैठे जो गार्ड्स हैं या बाहर मुख्तलिफ दफातर के आगे 12 घंटे इस धूप में वो काम करते हैं और उनको छुट्टी तक नहीं मिलती, और छुट्टी भी मिलती है तो बड़े मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो नज़र आती हैं बज़ाहिर बड़ी छोटी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि कम से कम जो टाइमिंग है, उनका जो वक्त है, दौरानिया है, उसमें भी उस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। हमने तो बिल पास कर दी, हमने यकजहती के लिए ऐलान भी कर दिया, हमने कहा कि भाई 1 मई मजदूरों का दिन होगा, लेकिन आया उस पर क्या अमल दरामद हुआ? अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अमल दरामद की हम बात करें, खैर इस पर डिटेल हमने कुछ पैकेजेस बनाए हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे, और इसके अलावा एक डिटेल सेगमेंट भी है हमारा इस पर, उस पर भी आपसे डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के टिपिकल रनडाउन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। मंडे है और फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है। होपफुली कि आपने अपने दिन का बेहतरीन तरीके से आगाज़ किया होगा। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड पे बहुत सारी हैपनिंग पॉलिटिकली भी आपको पता होती रही, और आप अपडेट रहे होंगे इस हवाले से सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी स्क्रीन मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू। आपको पता है कि सदर पाकिस्तान ने कौमी इत्तेसाब तरमीमी बिल जो है वापस पार्लियामेंट भिजवा दिया कि इस पर दोबारा से गौर किया जाए। और अगर हम नून लीग ना कहीं, पीडीएम कहीं या हुकूमत कहीं या 13 जमातों के साथ जो पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जारी है, उस पर अब काफ़ी तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपको पता है ख्वाजा आसिफ इसे कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि इमरान खान साहब एहतजाज शुरू कर दें, सड़कों पर आ जाए, ताकि हमारी जान छूटे इन मुज़ाकरात से। तो जब आप एक चीज़ की नीयत लेकर ही नहीं जा रहे, तो मुज़ाकरात की टेबल पर आप क्या ही निगोशिएट करेंगे? हम समझ रहे थे और हम इस बारे में बात भी कर रहे थे कि शायद ये निगोशिएशन या मुज़ाकरात जो है वो कोई वे आउट निकाल सके इस मुल्क की बेहतरी के लिए, या इलेक्शंस के लिए, या इलेक्शन एक वक्त में पूरे मुल्क में होने के लिए। इस तरह की बहुत सारी एजम्पशंस हम कर रहे थे। खैर इस हवाले से डिटेल टॉपिक है, ये सेगमेंट है पॉलिटिकल, जो कि हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और डिटेल कुछ पैकेजेस हैं बड़े ज़बरदस्त से, जो कि मजदूर को लेकर यानी लेबर डे को लेकर मनाए गए हैं, तो हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसका डिटेल सेगमेंट हमने आज ये भी करना है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मजदूरों के आलमी दिन को मनाने के साथ साथ क्या क्या पॉलिसीज़ लॉन्च की गई हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या क्या काम किया गया है, और हमारी पॉलिसीज़ या सो कॉल्ड बिल जो है उस पर किस तरह से अमल दरामद कराया जा सकता है, इस पर हमने एक सेगमेंट करना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमने एक ट्रेलर भी दिखाना है आपको, जो कि अब ऑन बर्ड हमारी कोशिश ये है, मेरी टीम की कोशिश ये कि एक ट्रेलर जो है, ईद के बाद काफ़ी सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, बॉलीवुड भी, हॉलीवुड भी, लॉलीवुड भी, तो फिर आपको हर कोई एक एक ट्रेलर दिखाएंगे ताकि आप देख सकें कि आपने कौन सी मूवी देखनी है, अगर आपको ट्रेलर पसंद आ जाए तो। इसके अलावा आपको पता है आजकल एक चीज़ बड़ी मशहूर है, बल्कि एक चीज़ ये तो शुरू से ही मतलब अज़ल से लेके अब तक ये मसला जो है वो चलता आ रहा है, चलता रहेगा। ख़वातीन के अमीर पाजी वज़न कम करने का मसला, और ख़वातीन को अगर कोई चीज़ नज़र आ जाए सही, वो चाहे डाइट प्लान हो, कोई दवाई हो, कोई मेडिसिन हो, कोई पानी हो, कोई फक्की हो, हम तो जी रैपिडली उसकी तरफ नुस्खा हो। हाँ, तो अब ये सस्ता सा नुस्खा जिसकी आप बात करें ना, डायबिटीज़ के लिए एक मेडिसिन इस्तेमाल होती है। वो मेडिसिन जो है होती डायबिटीज़ के लिए, लेकिन वो वज़न को कम करने में भी कारआमद साबित होती है। अब लोगों ने, जिसको डायबिटीज़ है वो भी, जिसको नहीं है वो भी, उस मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या वो आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट है तो आपको खानी चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ वजन कम करने के गर्ज से खा रहे हैं तो उसके कितने साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं, इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अब वो मेडिसिन कौन सी है, नाम तो आपको पता होगा, लेकिन डिटेल सेगमेंट करेंगे तो फिर आपसे उसका नाम भी शेयर करेंगे। हमने ये चीज़ें आपसे आज के प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। अब चलते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कल मैं पढ़ रही थी। हम बात करेंगे टॉप स्टोरीज़ के अलावा डेली डोज की। डोज में सबसे पहला डोज जो हमने आपको देना है वो हमने एक वीडियो दिखानी है आपको। जनाब वीडियो दिखाएं फौरी तौर पर, ताकि उसके बाद हम उस पर डिस्कशन शुरू कर सकें। वीडियो जो है आपको पता है, आपने बहुत सारी स्टोरीज हरमीत पाजी हमने बच्चों को भी सुनाई हैं, और हमने खुद जब बच्चे थे तब भी हमने पढ़ी हैं। हेल्प करने की बहुत सारी स्टोरीज़ जो है वो हमने देखी हैं और हमने इसको पढ़ा, और इस इंस्पायर हम उससे होते रहे ये कि आपको मदद करनी चाहिए इंसानों को इंसानों की, जानवरों को जानवरों की, या इंसानों को जानवरों की। मतलब आपको कहीं भी कोई नज़र आ रहा है कि उसको मदद की ज़रूरत है तो आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन एक वीडियो, ये मुझे लगता है हमारे आज के मोस्ट अपडेटेड एरा की एक नए वर्जन की स्टोरी सामने आई है, जिसको मेरे ख्याल से अब लिख कर भी जो है वो किताबों में शामिल करना चाहिए, लेकिन हम आपको विजुअलाइज करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे जनाब मैं आपको बताती हूँ,
एक कुत्ते की जानिब से एक मछली की मदद की गई है। आप ये देखिए कि जो आपको मैं पूरी वीडियो दिखा रही हूँ, एक जो कुत्ता है वो भी, मतलब एक पिक्चर में आपको एक मछली, एक कुत्ता और एक बिल्ली नजर आ रही है। अब एक मछली जो है वो अपने टब, यानी जो टब रखा हुआ है या जार रखा हुआ है, उससे मछली बाहर है और वो बाहर तड़प रही है, लेकिन बिल्ली उसे किसी और नज़र से देख रही है कि मैं मेरा शिकार हो सकती है या मेरा कोई खाना या मेरा कोई लंच बन सकती है ये। लेकिन जनाब पीछे से डॉगी आते हैं, डॉगी जनाब आके फौरी तौर पर उसको अपने मुँह का सहारा दे के मुँह में पकड़ते हैं और उसके बाद इस पानी के टब में डालकर उसकी जान बचा देते हैं। और बिल्ली बेचारी मुंह देख रही होती है। कुत्ते और बिल्ली की आपको पता है वैसे लड़ाई बड़ी फेमस है, लेकिन ये देखिए ना, ये एक मदद का एक ऐसा सीन जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और हरमीत पाजी, ये सारी ट्रेनिंग होती है पेट एनिमल्स की, जिनको आप घर में पालते हैं, जिनको आप ट्रेंड करते हैं, वही इस तरह का रिएक्ट करते हैं और वही इस तरह की थॉट प्रोसेस रखते हैं। ऑब्वियसली जानवरों की भी एक सोचने की, इस देखने की। वैसे सोहा, मेरे ख्याल में ये बड़ी सबक आमोज़ भी आपने दुरुस्त फरमाया कि ऐसी चीज़ें हमें बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं और खूबसूरत पैगाम लेके आती हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें जिससे हम अपने जो प्राइमरी लेवल है, नर्सरी से आगे जब बच्चा बढ़ता है तो उस लेवल पर भी ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, सिखानी चाहिए कि हेल्प, दूसरों की मदद से क्या तस्कीन मिलती है और कितनी खुशी, और दूसरों को क्या उनके चेहरे के तासुरात क्या होते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसी बेतहाशा वीडियो, हम जानवरों की बात करते हैं और फिर हम कुत्तों की बात करें तो सबसे वफ़ादार जानवर इसको कहा जाता है। और हमने देखा है कि बहुत सारी वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, और आपने जो बात की कि घरों में, तो ऐसे मैंने पालतू भी देखे हैं जानवर जो एक दूसरे की कहीं ना कहीं मदद करते हुए वीडियो हमारे सामने आती हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखें तो आपने दोस्त फरमाया कि जो तड़पती मच्छी है, क्योंकि पानी के बगैर मछली का रहना जो है वो बड़ा ही मुश्किल है, नामुमकिन हो जाता है, ज़िंदगी की बाजी हारनी पड़ती है। लेकिन बिल्ली जिस नज़रों से देख रही है और अचानक कुत्ते की एंट्री जो है वो उस चीज़ को बदल लेती है और एक नई जान दोबारा मछली को बख्श देती है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा पैगाम है और अच्छा मैसेज, और इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें। और अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में विजुअल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है। चाइना में ये चीज़ बड़ी आम है और मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा के उनको बच्चों को समझाया जाता है, उनके जहनों में बिठा दिया जाता है कि चाहे वो साफ़ सुथराई का मामला हो, चाहे वो आपने जो है मदद के हवाले से है, तो इवन इन जानवरों की सारी वो वीडियोस दिखाई जाती हैं ताकि इंसान जो है इनसे कुछ सबक हासिल कर सके। तो ऐसे बड़ी मज़े की वीडियो है। और आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद भी है कि दरअसल हरमीत पाजी, इंसानों को ही ज़रूरत है ना। अब अगर आप जानवरों से सीखते हैं या बेजान चीज़ों जो आपको कोई ना कोई सबक सिखा देती हैं, तो आपको सीखना चाहिए इंसानों को ख़ास तौर पे। तो विजुअलाइज़ करके हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ ज़्यादती होती देख रहे हैं, तो आजकल आपको पता है हम बनिस्बत ये कि उसकी मदद करें, हम मोबाइल निकालते हैं, उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, इसका जिक्र करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक इंस्पिरेशन लें जानवरों से। ये पेट एनिमल्स जो हैं, जो घर में ट्रेंड होते हैं और इंसानों से ज़्यादा अच्छा जज्बा रखते हैं, अपने जो लोग हैं, अपने इर्द गिर्द जो उनके फैलो एनिमल्स हैं, उनकी मदद करने के हवाले से, तो इंसानों को भी इनसे सीखना चाहिए। भाई मदद करें लोगों की, आप लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगला डेली डोज जो है बेसिकली वो एक कंपटीशन है जो कि होने जा रहा है। दुनिया में सबसे बड़े जिग्सा पजल मुकाबले का इनकाद होने जा रहा है, जो कि 2022 में भी हुआ। आगाज़ इसका हरमीत पाजी 2019 में हुआ था, और इसमें आपको पता है कि अब इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि पूरी दुनिया में जिग्सा पजल जो है उसका ये सबसे बड़ा मुकाबला है। अब इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? आपको पता है, मुझे तो लगता है बाज़-औक़ात मैंने जब पजल खेलने की कोशिश की है, और मैंने पजल खेलने की कोशिश जो है बेसिकली की थी मैंने जब उस वक्त, तो मैंने तो फ़ोन पे की थी, लेकिन फ़ोन पे तो वो काफ़ी मुश्किल लग रहा था। अगर आपने टेंजिबल चीज़ों के साथ करना है तो आपको पता है कि आप एज अ इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कंपटीशन में, सेकेंडली एज अ कपल भी कर सकते हैं, और थर्डली आप एज अ 4 मेंबर ऑफ द ग्रुप इस तरह भी आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका इनकाद जो है 2023 में भी होने जा रहा है, लेकिन अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो हरमीत बाजी 2200 से ज़ायद जो है लोग इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, और 44 ममालिक यानी 44 कंट्रीज़ के मुख्तलिफ लोगों ने, जो कि पिक्सल इसके बड़े शौकीन हैं और फ़ोन्स पे, गैजेट्स पे मुख्तलिफ तरह से ये गेम्स को खेलते हैं, अब वो जी इस पर पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन हरमीत पाजी मुझे लगता है पूरी माइंड गेम है। आप एक दफ़ा झटका लगता है आपको जब आप पजल्स को सेट करो और वो ना हो तो गुस्सा भी बहुत आता है। नहीं, मैं तो एक चीज़ मैं एक तो ये एक्टिविटीज़ को देख के मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें
कि जिससे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं हम देखते हैं महदूद होती चली जा रही हैं। लेकिन हाँ, ये जो गेम है वाकई में माइंड की गेम है और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ से आपको जो है अपने दिमाग से ही ज़्यादा काम लेना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आपने दुरुस्त फरमाया कि एक ऐसे लेवल पर जब आप पहुँच जाते हैं और वहाँ पर फिर आप जो है आपको लगता है कि अब दोबारा जो है मामला ख़राब होने जा रहा है, तो फिर आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन आपने कंट्रोल करना होता है, आगे निकलना होता है। तो वाकई में दिमाग जो है उसको एक्टिव रखने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ बाहर होती रहती हैं। और मेरे ख्याल में आज अगर हम देखें तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बड़ी ज़्यादा कम हो गई। जैसे मोबाइल आया तो उसमें हम देखते हैं कि चाहे वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो वो मुख्तलिफ़ गेम खेलते हमें मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए हम खेलते नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें भी हम देखते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो आपने फरमाया कि फिर रिकॉर्ड्स और फिर उसके बाद रिकॉर्ड बनता है, इसमें भी अगर पार्टिसिपेट की बात करें तो मुख्तलिफ, एक तो इतना बड़ा पूरा आप ये देखिए कि पूरा हॉल सजाया गया और उसमें जो लोगों की तादाद है वो भी काफ़ी बड़ी है। लेकिन हाँ, सोच विचार के बाद आपने इस गेम में हिस्सा लेना है और जिसका ज़्यादा दिमाग चलता है तो वही भाई राजा खिलाता है इस गेम का। और हरमीत पाजी, आपको पता है अल्टीमेटली जो मकसद है इन तमाम कॉम्पिटिशन्स कराने का वो है आपकी माइंड को एक्सप्लोर करना। मतलब इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली आपकी जो रूटीन है, जो आपका हैक्टिक काम है, जो आपका वर्क सर्कल है, उससे निकल कर इस तरह की एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका भी माइंड खुलेगा ना। मतलब आपकी रोज़ाना की रूटीन को डाइवर्ट करना इस तरह के कंपटीशन का मकसद होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के छोटे छोटे कंपटीशन यहाँ भी होने चाहिए ताकि अपनी रूटीन से निकलकर हम भी कोई एक्सप्लोर करें चीज़ों को, ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो, थोड़ा स्ट्रेस कम हो। तो ये एक्टिविटीज़ कराने का दरअसल मकसद ये होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब टेक्नोलॉजी इंसानों की ज़िंदगी में तो इस हद तक इंडल्ज हो चुकी है कि आप देखें कि इंसानों ने अब जानवरों को भी सिखा दिया है कि आप गैजेट यूज़ करें, वीडियो कॉल करें, ऑडियो कॉल करें, आप डिजिटल इंटरैक्शन करें। ये वीडियो वैसे मैंने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देख ली थी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम तबसरा उन चीज़ों पे करते हैं जो कि सोशल मीडिया पे टक्का के वायरल हो जाती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं एक पैरट्स को, मतलब एक पैरट है फिलहाल तो हम दिखा रहे हैं, एक तोता आपको साइंसदानों ने, अमेरिका के साइंसदानों ने बहुत सारे तोतों को ट्रेंड किया है इस हवाले से कि वो अब एक दूसरे को वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। और बेसिकली ये आपको पता है पैरट टू पैरट वीडियो कॉलिंग इंटरैक्शन है जो कि इन्होंने करने की कोशिश की है। अब वो चाहते हैं, आपको पता है वैसे भी अगर हम तोतों की बात करें तो वो जल्दी, आपको पता है अगर आप घर में पालतू रखते हैं तो वो बोलना भी जल्दी सीख जाते हैं, दूसरा वो सीटियाँ बजाना सीख जाते हैं, तीसरा वो आपको कॉपी बड़ा अच्छा करते हैं। तो ये वो ऑलरेडी पिकिंग स्किल उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अब साइंसदानों ने ये तजर्बा करने की कोशिश की है कि अगर हम इनको सिखाते हैं और एक नहीं बहुत सारे तोतों को एक साथ सिखाते हैं तो ये किस तरह से वीडियो कॉल करते हैं। और आप इस तोते को देखो कितनी महारत से टैप खोलते हैं, पूरा स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स खोलता है, उसके बाद कॉल मिलाता है और अपनी पसंद से अपना फैलो चूज़ करता है कि मैं अगर प्यारा हूँ या मेरा रंग कौन सा है या मेरा जो नस्ल है वो कौन सी है, मुझे उसके मुताबिक जो अच्छा लगेगा उसको मैं पिक करूँगा। और जनाब ये टक करके बटन दबाते हैं और वीडियो कॉल ऑन हो जाती है। तभी ये देखिए अब जानवर भी टेक्नोलॉजी। वैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम जानवरों की बात करें तो 2-3 जानवर इस किस्म के हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा मुमासलत भी पाई जाती है उनकी हरकत और सकनात में, यानी दिमाग को लड़ाना अगर है तो उसमें ख़ासकर अगर मैं तोते की बात करूं, आपको याद होगा कि जब कंप्यूटर आम हो रहा था, ये 2000 की बात है, तब भी अमेरिका में कुछ जितने भी बंदर थे उनकी बाकायदा ट्रेनिंग कराई गई थी कैसे कंप्यूटर को यूज़ करना है, कैसे आपने टाइपिंग करनी है, कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों को सर्च करना है, और वो तजुर्बा भी काफ़ी कामयाब हुआ था। और अब अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि चाहे वो कुत्ते की ट्रेनिंग है, उसको ट्रेन कराना है या तोते को ट्रेन कराना है, बड़ा आसान है। और आपने देखा कि घरों में जो लोगों ने तोते पाले हुए हैं वो भी उसको अगर बोली आप सिखाएं तो बड़े मज़े की बोली वो बोलते हैं, जैसे जो भाषा आप सिखाएंगे वो सीख जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखें तो बड़े मज़े की है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ, इससे कबल भी हमारी टीम ने कोई वीडियो शामिल की थी जिसमें इसी तरह टेप के साथ या इसी तरह वो सर्च करते हमें एक तोता जो है वो नज़र आ रहा था, और इसमें भी वही चीज़ है। लेकिन चीज़ें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चीज़ें तेज़ी से बदल रही, और हम देखते हैं कि ज़्यादातर इस वक्त आप जब यूट्यूब खोलती हैं देखती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ हैं वो या तो बच्चों के कार्टून्स पे होंगे या इस किस्म के जानवरों पर जो बड़े मज़े के लोगों ने उनके मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई होती है और एडिट करके यूट्यूब पे लगाई होती है, तो व्यूवरशिप भी वहाँ से ज़्यादा आती है। मेरे ख्याल में इस किस्म की एक्टिविटीज़ से एक तो जिसने सोशल मीडिया पे ये अपलोड की उसको भी फ़ायदा हो जाता है, और कहीं ना कहीं
ये चीज़ें जो हैं दीगर जानवर के हवाले से या ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है उसके हवाले से सोच विचार का सिलसिला भी चलता रहता है। और साइंसदानों का आप सबको बताने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी जो इंसानों की ज़िंदगियों में इतनी इंडल्ज हो चुकी है ना, अब जानवर भी उससे दूर नहीं रहे। तो ये अब जिन चीज़ों की हम जिक्र किया करते थे ना हरमीत पाजी, कुछ आज से कुछ 4-5 साल या 10 साल पहले कि टेक्नोलॉजी इस हद तक आ जाएगी, आप उड़ती हुई बाइक्स देखेंगे, गाड़ियाँ देखेंगे, जानवरों को टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में इतना अमल दखल देखेंगे, तो भाई वो वक्त अब दूर नहीं है। अगेन बात आके वहीं रुकती है कि यहाँ पे हरमीत पाजी की जगह हरमीत रोबोट और सोहा सना रोबोट बैठे होंगे, तो टेक्नोलॉजी इस हद तक आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। तो खैर उस वक्त का इंतज़ार करें, वो वक्त दूर नहीं है, जितना आपने हमने देखना है देख लें, हमसे बातें शातें करनी है कर लें। खैर आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी खबर आपको देंगे, और आखिरी खबर डेली डोज की बड़ी खूबसूरत है, जो कि आपको एक व्यू नज़र आ रहा है। ये सड़क है 9 किलोमीटर इसकी आपको पता है लंबाई है, और इतना खूबसूरत शहर है ये पोलैंड का एक शहर है जिसके इर्द गिर्द आपको पता है कि आप ग्रीनरी देख रहे हैं, खेत देख रहे हैं, और उसके अलावा आप हरियाली देख रहे हैं। लेकिन ये एक सड़क है और एक सड़क के इर्द गिर्द घर ही घर है, और इस एक सड़क के अलावा अगर आप राइट लेफ्ट पूरी आबादी देखें तो आपको दूर दूर तक कोई घर आबादी नज़र आ ही नहीं रही। मतलब ये एक ही सड़क है, उसके इर्द गिर्द घर है और 6000 से ज़ायद घर हैं, और ये एक छोटा सा कस्बा है पोलैंड का जिसका नाम है सोलोज़ोवो। बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है और बड़ा खूबसूरत सा व्यू भी। आपको पता है पोलैंड के बहुत सारे जगहों को वैसी तारीख़ के अतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और उनको अहमियत दी जाती है। लेकिन ये जो कस्बा है इसकी मरदमशुमारी की गई थी 2017 में। उस वक्त इनकी तादाद जो है वो 5800 यानी 5800 लोग यहाँ बसते थे। लेकिन अच्छी बात ये है कि एक ही सड़क के इर्द गिर्द एक जैसे घर बने हुए हैं, और वो इस सड़क के किनारे पे ही हैं। मतलब आप अगर किनारों से थोड़ा दूर जाएँ तो वहाँ पर आपको कोई घर नज़र नहीं आएगा। तो इसका एरियल व्यू है जिसकी पिक्चर जो है खींची और ये वायरल होगी सोशल मीडिया पे। तो ये इस आप समझते हैं कि इस शहर की खूबसूरती भी है और ये अनोखा एक कस्बा भी है जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ें आपको पता है हरमीत पाजी ज़्यादातर आपको इस तरह के कंट्रीज में मिलती हैं। विजुअल को अगर आप देखें, तस्वीर को देखें तो अंदाज़ा होता है कि आप ये देखें कि अपने ज़रात को आप कैसे बचा रहे हैं। आबादी को किस तरीके से एक साइड पर रखा गया है, सड़क के किनारे रखा गया है जहाँ पे ट्रैफिक का गुजरान भी मामूल के मुताबिक हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपने खेती बाड़ी करनी है तो जो रास्ते हैं, जो रुकावटें होती हैं, आपने पंजाब के, मैं तो पंजाब के साउथ पंजाब काफ़ी घूमा हूँ, और इसी तरह जो सिंध के इलाके हैं, फिर जो हम देखते हैं कि बहुत से रुकावटें हो जाती हैं पानी के लिए, जो मुख्तलिफ खेती बाड़ी करने वालों के लिए मुश्किलात भी पैदा होती हैं उससे। लेकिन ये देखें ना कि यहाँ से अंदाज़ा भी होता है कि कैसे पानी की जो रसाई है उसमें भी कोई रुकावट नहीं आ रही है। हरे भरे जो खेत खलिहान है वो भी हमें नज़र आते हैं। और ख़ासकर पोलैंड के जो गांव हैं, मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ से थे, और बड़े खूबसूरत देहाती लोग बड़े खूबसूरत इनके होते हैं। एक तो ग्रीन आइस और फिर गोल्डन हेयर इनके होते हैं, और बड़े प्यारे प्यारे लोग ख़ासकर पोलैंड के देहातों में पाए जाते हैं। लेकिन बात वही है कि अपने ज़रात, अपने कुदरत और सारी चीज़ों को उन्होंने महफूज रखा है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रिहायशी घर वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन वो पूरा गांव का जो माहौल है वो आज आपको वही नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे गांव की अगर मैं बात करूं, मुख्तलिफ गांव की बात करूं, आबादी इस किस्म से तेज़ी से बढ़ रही है कि वहाँ पे जाते हुए आपको बहुत सारे लोग, हमें अंदाज़ा होता था कि कौन से शहर जा रहा है, 2 दिन तक कोई नहीं था गांव में, लेकिन अब हम जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ कौन से शहर में है। इस वक्त ये आबादी इस किस्म की तेज़ी से बढ़ रही है कि जो खेत खलियान थे गांव में, जो इर्द गिर्द का माहौल था, वो बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। वो भी शहर यानी टाउन कस्बों में वो तब्दील होते चले जा रहे हैं, और दरख्त जो है उसकी जो कटाई है जिस तेज़ी से चल रही है, तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम तर जितने भी देहात हैं उसमें ये तेज़ी रूनुमा हो रही है। लेकिन हम बाहर देखते हैं तो एक तो आबादी का तनासुब कम है, और उसी के साथ साथ उन सारी चीज़ों को उन्होंने महफूज किस न किस तरीके से बनाया हुआ है। और हरमीत पाजी आप देखिए ना, 2017 में इसकी मरदमशुमारी की थी, उसके बाद से लेकर आज तक 9 किलोमीटर की सड़क पर घर वैसे के वैसे हैं, जूं के तू। तो वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड इंगा, शी इज़ फ्रॉम पोलैंड, तो वो ऑलवेज मुझे हमेशा कन्विंस करती है इस चीज़ के लिए। शी ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस मी कि आओ पोलैंड विजिट करो, बड़ी खूबसूरत जगह है। ऑलवेज हैव सीन पिक्चर्स, तो क्या ज़बरदस्त पिक्चर्स होती हैं उसकी। पाकिस्तान आती है तो बहुत मिस करती है पोलैंड को, और मैं भी अगर बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है मेरे ख्याल से। इफ़ यू गाइस हैव प्लान तो पोलैंड को विजिट करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है, और आप जा भी सकते हैं और कम पैसों में अच्छी सैर व तफरी कर सकते हैं आप। खैर हमने कर ली आज की डेली लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत अफसोस होता है ये सोच के कि जिसने सबका घर बनाया उसका अपना कोई घर नहीं, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि इस शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं है जो हर वक्त दर बदर फिरता रहता है। उसने सबके घर बनाए हैं, दिन रात मेहनत की है, मजदूरी की है, लेकिन आज उसका अपना कोई घर नहीं है।
तो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी, बीच में भी, जहाँ पे हमें मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि आज मज़दूरों का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, हम खराज तहसीन अक़ीदत जो है वो उनको पेश करें, उन तमाम मज़दूरों को जो इनकी शिकागो में उस दिन जान गई और जो आज मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। हमने एक रिपोर्ट बनाई उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए। अच्छा हरमीत पाजी, इस पैकेज से ना मुझे लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डिपिक्शन हुई है उस तमाम पिक्चर की जो कि हम प्रोग्राम के शुरू में स्केच करने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल ये कि मज़दूर जो है वो अपनी दिहाड़ी के लिए कहता है कि छुट्टी तो बड़ी दूर की बात है कि अगर हम आज की दिहाड़ी और आज की मजदूरी कर भी लें तब भी इस महंगाई के दौर में हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और आपको पता है हरमीत पाजी, अगर हम नून लीग के दौर हुकूमत की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें या नून लीग की, या हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, तो मज़दूर की दिहाड़ी बढ़ाने के हवाले से काफ़ी बातचीत की जाती है, बिल में तरमीम की काफ़ी बातचीत की जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो हम हमेशा सिफर पर खड़े होते हैं और आज भी वही खड़े हुए हैं। में जो कवानीन पड़े हैं इस पर भी बहुत सारे कवानीन पड़े हैं, अमल दरामद तो नहीं होता। लेकिन हम अगर चाहें, आप चाहें, मैं बहुत सारे मिनिस्टर्स को जानता हूँ, बहुत सारे MNAs को जानता हूँ, बहुत सारों को आप भी जानती होंगी जो बड़े बड़े रईस और इसी दिन पर निकल आके वो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोग, यही लोग दोगलापन छोड़ दें और अपने घरों में जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, बच्चों पे मजदूरी उनसे ली जाती है, छोटे छोटे बच्चे जिनसे काम लिया जाता है, जिन पर तशद्दुद भी किया जाता है, और कई डोमेस्टिक काम करने वाली यानी घरेलू बच्चे जो होते हैं उनको जिस तरह उनकी डेथ हो जाती है तशद्दुद की वजह से, या पूरा दिन जिस तरह हम देखते हैं, फिर हमारे सामने जो वो तस्वीर आती है जिसमें हम देखते हैं कि पूरी फैमिली खाना खा रही है लेकिन एक मासूम सी बच्ची जिसने एक बच्चे को उठाया उसको कोने में रखा जाता है, यानी उसको इतना, उसको जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे हिंदू भाइयों में ये जो शूदर और वैश का कॉन्सेप्ट है, वो लगता भी वही है कि कहीं वो कोई अछूत ज़ात से है और उसको एक साइड में बिठाया जाता है। फिर इसी तरह आप देखें कि हमारी जो पॉलिसियां हैं, हमारे सियासतदानों की जो पॉलिसियां हैं, इन नाक़िस पॉलिसियों की वजह से आप ये देखिए कि तमाम तर जो सनतें हैं वो बंद होती चली जा रही, जिससे मज़दूर की मज़दूरी ख़त्म होती चली जा रही। ऐसे में मैं अपने इलाके की बात इसलिए करूँगा कि हर हफ्ते, हर महीने के बाद कोयले के कान में काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मेरे इलाके में, एक इलाका शांगला के इलाके में कि मैं अगर बात करूं तो वहाँ पे एक छोटा सा इलाका है, वहाँ पे गौरबन का इलाका है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़दूर जो है कोयले की कान में मज़दूरी के लिए कोयटा और मुख्तलिफ़ कानों में वो जाते हैं और सबसे ज़्यादा हलाकतें जो है उनकी होती हैं। और मैं ख़ुद जब कोयटा गया तो मैं उन कान, जितने भी कोयले के कान थे, मैं वहाँ पर जब मैं गया, यकीन ने जो चेहरे मैंने वहाँ पे देखे, जिस हाल में वो काम करते हैं, पूरा का पूरा चेहरा काला स्याह आपको नज़र आएगा। और जिस ठंड में, इस किस्म की शदीद ठंड होती है, एक तो आपने ज़मीन में जो सुरंगें खोदी हैं, एक तो वो इतने ज़्यादा सर्द होते हैं, फिर हिफाजती इंतजामात ना होने के बराबर है। ऑक्सीजन सिलेंडर की मैं बात करूँ, उनके पास वो सारी चीज़ें मुहैया नहीं होती हैं। इसी तरह इसके साथ रिलेट कीजिएगा, गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, इस वक्त पाकिस्तान उन 7 ममालिक में शामिल है दुनिया के वर्स्ट ममालिक में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, यानी जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए काम करने वाले लोग हैं वो अपनी जानें गंवा देते हैं। तो मेरे ख्याल में वो पॉलिसियाँ, चाहे मैं बहुत सारे पार्लियामान में बिल पढ़े हैं, बने भी हैं और पास भी हुए हैं, अमल दरामद की बात की जाए तो उस पर कख नहीं होता, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पर अगर काम होता तो मेरे ख्याल में आज मज़दूर जिस तरीके से रुल रहा है, चाहे उसका ताल्लुक किसी सनत से, किसी फैक्ट्री से, मुझे आज भी याद है जब मैं कराची में था तो कराची में लोग जाते थे वहाँ पे काम ढूंढने के लिए और बड़ी आसानी आपको काम मिल जाता था, क्योंकि इस किस्म की फैक्ट्रियाँ थी, इस किस्म की सनतें खुली थी कि बड़े आसानी से आपको काम मिल जाता, मजदूरी मिल जाती थी। एक तो कराची बड़ा सस्ता शहर है, जिस तरह लाहौर की मैं बात करता हूँ उसी तरह कराची सबसे सस्ता शहर कराची है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बिजली का बहरान बढ़ता गया, हमने ये देखा कि वो जो सनतें थी कराची में वो बंद होती गई और वो शिफ्ट हुई बांग्लादेश की तरफ। और आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश का जो मज़दूर है वो हमसे ज़्यादा खुशहाल हो गया है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अजलत है वो उसमें भी उसको ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बात तो की जाती है, कहा भी जाता है कि भाई तनख्वाह इतनी रखनी है, लेकिन आज भी जब आप बाहर निकलती है अपने गेट के दरवाजे पर या किसी दरवाजे पर, हम देखते हैं कि बैंक के दरवाजे पर, किसी दरवाजे पर आपको जो सिक्योरिटी गार्ड नज़र आएगा उससे पूछ लीजिएगा कि उसको बताया कितना जाता है, यानी जिस कंपनी से वो काम करता है तो वही कंपनी दूसरे कंपनी से
उसके मुताबिक जो पैसे होते हैं वो 30,000 से ज्यादा लेती है, और लेकिन हरमीत, यहाँ पे उस आपकी बेचारे को इसी 18,000, 16,000, 17,000 पे भर्ती किया जाता है। इतनी खूबसूरती से आपने सारी मौजूदा तल्ख हकीकत को डिस्क्राइब किया ना। इसमें एक चीज़ जिसका आपने आगाज़ में जिक्र किया, मैं उससे रिलेट करके कंक्लूड करना चाहती हूँ कि हम लेबर की बात कर रहे हैं, लेकिन खैर टॉपिक कोई और हो जाएगा। लेकिन चाइल्ड लेबर इज़ अ पार्ट ऑफ द लेबर, जिनका हम आज आलमी दिन मना रहे हैं, जिनके बच्चों की आपने बात की जो कि घरों में काम करते हैं, जिसको सख्ती से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मना किया गया, उसकी ममानत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कितना इस चीज़ को कॉमन और नॉर्मल समझते हैं। ये भी खैर इस चीज़ का हिस्सा है, इस पर भी किसी दिन हम ज़रूर बात करेंगे। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, फौरी तौर पर प्रोग्राम में शामिल करते हैं नज़ीर लगारी साहब को, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। उन्होंने आज में प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉजिटिव एक पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कशन कर रहे थे पिछले कुछ हफ्ते में कि चले मुज़ाकरात हो रहे हैं पूरे मुल्क में एक टाइम पर इलेक्शंस कराने के लिए। फाइनली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग या PDM की 13 जमातें एक साथ हैं और बातचीत कर रही है, नेगोशिएशन के मराहल में है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान आया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब जल्द से शुरू कर दें ताकि हमारी जान छूटे मुज़ाकरात से। आप किस तरह से देखते हैं कि जिस नीयत से ये लोग बैठे हैं एक टेबल पर, क्या ही मुज़ाकरात होने हैं? सर देखिए जी, मुज़ाकरात इस तरह होता नहीं है वैसे कि मुज़ाकरात के लिए सियासी लोगों के बजाय अदालतें राह हमवार करें और अदालतें अपने फैसलों के ज़रिए ये कहें कि जनाब जाएं आप मुज़ाकरात करें और किसी फैसले पर पहुँचें। एक फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था और उसमें भी आइन तो वैसे ही एक तरफ हो चुका था, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब 90 दिन की मुद्दत को गुजार कर 106 दिन का वक्त दिया गया और फिर उसके बाद जब 122 दिन का वक्त दिया गया तो आइन का तकाजा वैसे ही खत्म हो चुका। अब जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलें नया रास्ता निकालते हैं कि मुज़ाकरात करो। अब ये प्लेटफार्म अगर मुज़ाकरात करना तो बैठते सुप्रीम कोर्ट खुद भी बैठ जाए और किसी और को बिठाना तो उनको भी बिठा दे और कहे जी चलें आए बैठकर एक बात करते हैं। यहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के बतौर रियासत के, बतौर ममलिकत का मफाद किसी को भी नहीं है, उनके सामने नहीं है। अभी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। अब आप देखें कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में हो रहा है, किस तरह से सेंट्रल एशिया में हो रहा है, किस तरह से साउथ एशिया में हो रहा है। सिर्फ हम ही हैं। मैं उस वक्त कह रहा था जब लाडले ने कहा था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो ये इम्पोर्टेड, अब पता चला कि वो अपोजिशन जो बनाई जा रही थी और जिस तरह से खान को हाइब्रिड तरीके से ऊपर ले जाया जा रहा था वो भी उसी इम्पोर्टेड साजिश का हिस्सा था कि जनाब इनको इस तरह ले जाया जाए ताकि ये अकेले रह जाएं उस कैंप में। अब कौन है अमरीकी कैंप में? अब तो खान ही है अकेला उसके अमरीकी कैंप में खड़ा हुआ है। अब कल की जो लीक्स हुई है उनने तो सूरत को बदल के रख दिया है ना। अब वो जाएं अपना खान अपने वहां पर करें और आइन जो बेचारा, वो बेचारा है, आइन तो रास्ता देख रहा है। उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका हाल क्या निकाला? यक्को मार्च को फैसला दिया जा रहा है और 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। कह देते हैं कि जी 90 दिन 14 अप्रैल को हो रहे हैं, आप इलेक्शन करवाएं, 14 अप्रैल को खत्म हो गई बात। वो नहीं किया गया बल्कि 106 दिन किए गए, तो फिर 90 दिन वाला तकादा जो है वो गुजर चुका है। जी हरमीत। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, एक तो आपने जो अदालत की बात की, अगर मैं कहूँ तो इस सारी सूरत हाल में जमातों को एक टाइम दिया गया, लेकिन हमने ये देखा कि मुज़ाकरात की अगर बात की जाए, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहा है तो दूसरे आधी रात को ऐसा लगता है कि कच्चे के डाकू के इलाकों में इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ होगा जिस तरह परवेज़ लाई के घर पर जिस तरह बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँची और ये मामला आपने देखा। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ रात के अंधेरे में, और फिर वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम था ये सारा कुछ हो रहा था, मैं तो टेलीविज़न से मुझे खबर आ रही थी। ऐसे में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला भी नहीं था, वो भी नहीं और CCPU भी जो है वो भी मौजूद नहीं था, लेकिन ये सारी सिचुएशन क्रिएट
की गई। अब आपसे जानना चाहेंगे कि बुध के रोज अवामी नेशनल पार्टी ने एपीसी बुलाने की जो बात की है उससे मौलाना फजल रहमान बिल्कुल इनकारी नजर आते हैं। तो ऐसे में तमाम जमातें तो एक साथ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को लाना है और तहरीक इंसाफ के मामले में जो मौलाना साहब हैं वो बैठने को तैयार नहीं है। तो आप नहीं समझते कि सियासतदान खुद भी हल नहीं निकालना चाहते हैं? अगर इदारे करते हैं तो इदारे भी बदनाम, अगर सियासतदानों पर मामला आता है तो वो भी भागने पर तैयार हो जाते हैं। देखिए जी, बहुत सी चीजें अब वाज़ेह होती जा रही हैं। पहली बात यह कि चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारने का अमल क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किसने सीन किया? था सर वो? अगर वजीर दाखिला जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं, अगर सीसीपीओ की जिम्मेदारी नहीं थी, अगर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं थी, तो वो लोग थे, चाहे वो पुलिस में थे, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों में थे, जो चाहते थे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि सियासतदान जो है फासलों पर हो जाए, एक दूसरे के करीब ना आए। तो ये तो एक खास माइंड सेट है जो काम कर रहा है, जिसने ये तय कर रखा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आने देना है। ये भी एक एजेंडा है, वो किसी का भी हो, विद इन एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि कहीं और बैठा हो, वो ये भी हो सकता है सियासतदानों में बैठा हो, वो ये भी हो सकता है पार्लियामेंट में बैठा हो, वो ये भी हो सकता है कि अदलिया में बैठा हो। कोई भी कहीं भी बैठकर एक ऐसे एजेंडे पर काम कर सकता है जो पाकिस्तान के मजमूई मफाद के खिलाफ हो। ऐसा हो रहा है हमारी आंखों के सामने। ये अब तो खुल गई है ना कि पिछले साल 15 और जो मई वाला था ड्रामा, उसके फेल होने के बाद अगले दिन जो है फैसला कर लिया था, शहबाज शरीफ में इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। ये पिछले साल की बात है। अगर वो फैसला कर रहे थे तो जाकर कहा गया उनको कि नहीं 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 नहीं, नहीं इस्तीफा नहीं देना, वरना आईएमएफ में कौन मुज़ाकरात करेगा। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के चक्कर में फंसाकर इस हुकूमत को कहा गया कि और आगे चलो। फिर सारा कचरा इस हुकूमत के जिम्मे आया, फिर महंगाई इस हुकूमत के जिम्मे आई, फिर खराब गवर्नेंस इस हुकूमत में आई। इस हुकूमत ने कोई अच्छा डिलीवर भी नहीं किया। लेकिन असल बात ये थी कि हाइब्रिड। नजीर लुगारी साहब, एक और चीज जिसके हवाले से हमें देखते हैं कि तहरीके लब्बैक जो है वो उनके बारे में ये तासुर भी, बल्कि आपको याद होगा काजी फाइज ईसा के जो रिमार्क्स थे जिसके बाद उनके लिए बड़ी मुश्किलात भी बनी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च करने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारा मामला जो है कहीं ना कहीं बड़ा फायदा हुकूमत को पहुंचेगा इससे, और इलेक्शन से जो भागने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ से एक और जवाब उनको मिल जाएगा? और कहीं ना कहीं ये तासुर भी दिया जा रहा है कि ये हरी झंडी जो है दी जाती है, दिखाई जाती है और उनको इशारे के वो मुंतजिर होते हैं ये जमात जो है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी, ऐसा एक लब्बैक नहीं है, ऐसी और बहुत सी चीजें हैं। वो किस मरकज पर हैं, कोई और लाहौर के आसपास हैं, कोई लाहौर के दाएं जाने, कोई लाहौर के बाएं जाने या किसी और तरफ को मौजूद हैं जो एक इशारे के मुंतजर होते हैं कि अपनी अदालतें लगा लो, फैसले करना शुरू कर दो, लोगों को बुलाओ और खुद फैसले करना शुरू कर दो। ऐसे हैं मौजूद जो नवाज शरीफ दौर में भी अपनी अदालतें लगाकर फैसला कर रहे थे। वो तारीख लब्बैक नहीं थी, कोई और लोग थे। इसी तरह से तारीख लब्बैक भी क्या हैं। इन चीजों को आपने सियासत में, सियासी अमल में, मजहब में हर जगह पर काश्तकारी की हुई है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की काश्तकारी है, वो इस तरह से काम करती रहती है। पॉलिटिकल पार्टियों में भी एक बड़ा उनसर वो है जो काश्तकारी के सबब हुआ है, और मुल्क के मसाइल का सबब भी यही है कि इस काश्तकारी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। सियासतदानों को सियासी अमल से दूर रखा गया, सियासी अमल नहीं करने दिया गया, इनको रुस्वा किया गया। भी जनाब मेंगल साहब ने कहा कि गवर्नमेंट के हाथ है। ठीक है नज़ीर लगाई साहब, थैंक यू। सारी बातें कर देते हैं और सच्ची बातें कर देते हैं, अब उस पर हम क्या ही कमेंट करें, उसको क्या ही कंक्लूड करें। एक ब्रेक लेने वापस आते हैं, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और प्रोग्राम के आगाज़ में हमने इस पर डिटेल में बात की है और प्रोग्राम के बीच में एक पैकेज भी आपको दिखाया। लेकिन आज के दिन की बात की, आज के दिन से पहले की अगर हम बात करें तो जिस बारे में हम बात करें उस बारे में जितनी बात की जाए कम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ बात करते हैं। आज भी शायद हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज एरियाज़ जिन पर हम बात नहीं करते। चूँकि आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, और आपको पता है कि 1 मई 1886 में इसका आगाज़ हुआ शिकागो से,
जो कि स्टोरी में आपसे ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ। लेकिन उस वक्त 4 लाख मजदूर अपने हक के लिए जब निकले थे तो कहा जाता है कि अमरीकी अखबार ये लिखता है कि वहाँ पर कोई भी एक ऐसी फैक्ट्री नहीं थी इसकी चिमनी से धुआं निकल रहा हो। आज का जो मजदूर है वो निकलता है, एहतजाज भी करता है, अपने आर्ट्स को कम करने के लिए, जिन घंटों में वो काम करते हैं उस घंटों को कम करने के साथ साथ उजरत बढ़ाने पर भी बात की जाती है, फिर बिल भी मंजूर होता है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे। मजदूरों की आवाज़ आप तक पहुँचाना या महकमा जात जो कि मुतल्लिका महकमा जात है उन तक पहुँचाना, ये मजदूर कई दफ़ा कर चुके हैं, हमने कई दफ़ा देखा है। खैर, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। साजिद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी लंबी तमहीद इस हवाले से तो मैंने बांध ली थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ आज के दिन को लेकर हम किया करते थे, कुछ भी नहीं, इज़ारे यकजहती करते थे सर, वो भी हम अभी चीज़ें हमें वो भी अब कम होती दिखाई दे रही। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी सोहाब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, कि आज के दिन आपने उस तबके की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है। अल्लाह करे ये बुलंद रहे। आमीन। जो बेयारो मददगार हैं, बेइंसाफ़ी और लाकानूनियत का शिकार हैं। ये मज़दूर 1886 में जब इन्होंने खून आलूद आवाज़ बुलंद की थी, इन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी थी, इन्होंने बड़ी सोबतें, बड़ी तकलीफ़ें, अज़ियतें बर्दाश्त की अपने मकासद के हसूल के लिए, नेक मकासद के हसूल के लिए, अपने बुनियादी हकूक़ के हसूल के लिए, और उसमें वो कामयाब भी हुए। ये उनकी कुर्बानियाँ हैं कि आज 8 घंटे के लिए ड्यूटी टाइम फिक्स किया गया है। ये उनकी कुर्बानियाँ हैं कि उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए। बदकिस्मती से पिछले 75 सालों में ये पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान का मेहनतकश, पाकिस्तान का मज़दूर, पाकिस्तान का किसान, सरकारी और निजी महकमों में काम करने वाले बेयारो मददगार, सरमायादारी, जागीरदारी, ज़ालिम निज़ाम का शिकार है। आज भी ये उसी तरह 8 घंटे की बजाय 12 से 14 घंटे, 16 घंटे काम कर रहा है। ये एक दिहाड़ी पे जब काम शुरू करता है, दुआएं करता है कि मुझे दिहाड़ी मिल जाए। दिहाड़ी शुरू करने के बाद वो इस खौफ में मुब्तला रहता है कि शाम को काम मुकम्मल करने के बाद मुझे पूरे पैसे मिलेंगे कि नहीं। ये आम सादा प्राइवेट बंदे की बात कर रहा हूँ। सरकारी महकमों में भी ऐसे ही हो रहा है। उनसे काम ले लिया जाता है, फिर उनके जो वेजेस होते हैं वो ऑफ डे वेजेस, डेली वेजेस पेंडिंग कर देते हैं। जो वो पेंडिंग तो एक अलग बात है, वो उम्मीद की, वो उनको आसरा होता है कि ये मिल जाएंगे, कट लगा दिए जाते हैं कि जी फंड्स नहीं है। देखें, पाकिस्तान का अवाम गरीब से गरीब तर है, पाकिस्तान का हुक्मरान अमीर से अमीर तर है। इसकी अगर इसका इंसाफ मिल जाए, ये और बदकिस्मती है हमारी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के इंसाफ को, पाकिस्तान की अदलिया को 140वां नंबर दे रखा है। अगर ये इंसाफ 1 नंबर पर आ जाए या कम अज़ कम विद 10 नंबर अपना टॉप 10 में ही आ जाए, तो ये बेइंसाफ़ी और जुल्म और तशद्दुद, ये आप देख लें कि ख़वातीन काम करती हैं जो दफातर में, जिनसी हरासगी का शिकार हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं, उनसे जबरी मुशक्क़त ली जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक आवाज़ है, मैं दावे से कहता हूँ, जो 185 ममालिक में गूंजती है, और वो है असर हाज़िर का वाहिद मज़दूर रहनुमा कायद मज़दूर खुर्शीद अहमद है, जो तकरीबन 85 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद जवान मर्दों की तरह जवान जज्बों के साथ काम करते हैं और इनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। सर, आपने लेकिन ना वो अभी आवाज़ ही है। आज मैं जब आपके चैनल पर आ रहा था तो मैं सोचा, बारिश की वजह से मैं वो नहीं कर सका, मैंने सोचा कि इनकी मैं तस्वीरें ले लूं जो बेचारे काम कर रहे हैं। और फिर बारिश हो रही है, उनके नाम पर है। हाँ, और एंजॉय मेरे जैसे लोग कर रहे हैं। सर एंजॉय आप जैसे लोग कर रहे हैं। सर देखिए, काम पे हम भी हैं, काम पे आप भी हैं, छुट्टी किसको है मैं बताती हूँ सर। मेरे घर में कल मुझसे काफ़ी दफ़ा लोगों ने सवाल किया, मेरी छोटी बहनों ने किया, आपको छुट्टी है? नहीं, स्कूल में बच्चों को छुट्टी है। क्यों? लेबर डे है। अब लेबर डे की हिस्ट्री थोड़ी सी हमने बता दी, लेकिन सर आपने लेबर डे की बात की है तो आपने बच्चों की बात भी की। अब चाइल्ड लेबर और लेबर तो मुख्तलिफ चीज़ें, टॉपिक कहीं और चला जाएगा, लेकिन अगर आप लेबर की बात करें, हम उजरत की बात कर लेते, चाहे वो एक बच्चा है जो किसी मकैनिक के तौर पर किसी स्पेयर पार्ट्स की शॉप पर काम करता है, या कोई बड़ा है जो कि घर बनाता है और घर बना के शाम को दिहाड़ी लिए बगैर वापस चला जाता है। बाहर के जो ममालिक हैं, मैं मिसालें हर दफ़ा नहीं देती, लेकिन जहाँ कोट करने की जरूरत है मैं देती ज़रूर हूँ। सर वहाँ पे कुछ भी होना, चाहे आप मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी
XYZ जगह पे काम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे लोग क्यों प्रेफर करते हैं वहाँ जाना? एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके पैसे देकर घर भेजते हैं, चाहे वो कुछ डॉलर्स में है, कुछ पाकिस्तानी कानून रुपीस की में। बालादस्ती है ना जी, इंसाफ है। यहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है। कानून गुंडे, बदमाश, चोर उनके ज़ेरे दस्त है, वो दनाते फिरते हैं। आप देख लें कि जो बिजली चोर, पानी चोर, गैस चोर, टैक्स उन्हें कोई हाथ ही नहीं चोर, डालता। ये सब लोग VIP हैं। ईवानों की आवाज़ क्या है इस वक्त आप सुन रही हैं? ईवानों में क्या आवाज़ गूंज रही है? कालियाँ ईटा, काले रोड, चोर भी आकन चोरो चोर। किसी से पूछें आप, वो कहेगा ये मेरा नहीं, ये पिछली हुकूमत कर रही सही है, मैं जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इनके अपने बैंक अकाउंट्स, इनकी फैक्ट्रियां बच्चे जन्म दे रही हैं, इनके बैंक अकाउंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी सादा आवाम है, जो मेहनत कश हैं, जिनके बड़ों ने खून देकर, जान देकर पाकिस्तान बनाया था, आज वो महज एक लुकमे के लिए, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में आटे के लिए मरते हुए लोगों को नहीं देखा। पाकिस्तान में अभी मैंने पाकिस्तान में देखा है, आपने भी देखा है। आप किसी हुक्मरान से, किसी भी पार्टी के सरबराह से या उसके लीडर से बात कर लें, वो कहेगा जी नहीं हम तो जिम्मेदार नहीं है, वो फलां कर अच्छा सर, मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ आपकी इस बात में। फिर हमने उनको देना क्या होता है? जो मजदूर तबका हो, खा वो किसी गवर्नमेंट इदारे में या प्राइवेट इदारे में काम कर रहा हो, हमने उनको पिनट्स देनी होती हैं, ज़रा से पैसे जो कि हम उनको देते हैं, जिससे हम हाथ खींच लेते हैं। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, उनको भी शामिल करते हैं शो में। जी हरमीत। जी बिल्कुल सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि पार्लियामान में मुख्तलिफ बिल बनते हैं, फिर छुट्टी भी हो रही है, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि ज़ाती तौर पर हम देखते हैं कि जितने भी, मैंने इससे पहले भी ये बात की कि हम अगर देखें जो घरेलू मुलाजिमीन है, या हम देखते हैं कि जो ज़मीनों में काम, ख़ासकर आपने सिंध आप गए होंगे, वहाँ पे जिस किस्म के हालात हैं, आज भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वो दौर है जिसमें मज़दूरों को जंजीरों से जकड़ा जाता था और उनसे काम लिया जाता, और आज वही सब कुछ हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि कानून जो बनाते हैं, बनाए जाते हैं, पार्लियामान में पास भी किए जाते हैं, अमल दरामद तो खैर दूर की बात है, लेकिन ज़ाती तौर पर अगर लोग इस पे अमल दरामद करना शुरू कर दें, जो तशद्दुद हो रहे हैं, जो लाशें हमें मिलती हैं, घरेलू हो या बाहर हम देखते हैं, तो अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो आप नहीं समझते कि बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती हैं? इंटरनेशनल लेबर लॉज मौजूद हैं जी, उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगर ये लोग अमल दरामद करें, अब फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मिलें, बड़े बड़े टेक्सटाइल मिलें, शुगर मिलें, तो इन्हीं लोगों की है जो ईवानों में बैठे हैं। अगर ये कानून पर अमल दरामद करवाना शुरू कर दें तो ये इनके गिरेबान पर आ जाता है। वो ये कभी भी नहीं करेंगे, ना ये कर रहे हैं। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कानून की बालादस्ती, अगर ये जो अरबाब इख्तियार हैं, मैं आपके चैनल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ही दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, आपने बड़े सुओ मोटो लिए, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत उसकी बात भी कोई नहीं मान रहा है। इन मेहनत कशों के लिए कौमी असम्बली में एक भी सेशन नहीं हुआ, कैबिनेट ने नहीं बुलाया, वजीर आजम ने कभी कंसर्न शो नहीं किया। आटे की लाइन देख चेक करने के लिए वो आ जाते हैं। वो उसमें वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि 75 सालों के बाद आटा लाइनों में दे रहे हैं? ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे टीचर कहा करते थे कि आप सारी दुनिया को धोखा दे लें, कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब आप अपने आप को धोखा देंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और PDM गौर करे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह हम देखते हैं बाहर ममालिक की बात की जाए तो वहां पे हम ये देखते हैं कि हर तबके से रिलेटेड लोग जो हैं वो पार्लियामान में बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं अगर माइनॉरिटी की बात करूँ तो भी कठपुतलियाँ हैं, वो भी जिनके मुंह पे ताले लगे हैं, बात तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो मजदूर, मेहनत कश तबके की नुमाइंदगी का हक जो है वो कम से कम तो देना चाहिए पार्लियामान में। नहीं हरमीत, जरा थोड़ा इजाफा करें। वो माइनॉरिटीज कठपुतलियाँ नहीं हैं, ईवानों में बैठे सारे कठपुतलियाँ हैं। इनको रिमोट कंट्रोल से इनको कंट्रोल कोई और कर रहा है। इनके अपने मकासद जो हैं वो बहुत अपने मफादात की हद तक महदूद हैं। कौमी सतह पर या पाकिस्तानी अवाम के लिए इनका कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपके पास रेफरेंस है तो मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, मुझे बता दें, मेरे भी इल्म में इजाफा हो, मैं भी तसल्ली से घर जाऊँ कि यहाँ ये अवानों में आम सादा आवाम के लिए और मेहनत कश के लिए वहाँ कोई आवाज़ बुलंद करने वाला है, कोई नहीं है। अच्छा सर, मिनिमम वेजेस की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम वेजेस की बात कर लेते हैं। हर दौर में, चाहे वो PTI का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, बात की जाती है कि भाई इतना इजाफा किया जाएगा। या अगर बजट की बात करें तो जब बजट आता है तो कहा जाता है कि नहीं इसमें इजाफा किया गया है। पेंशन्स की अगर हम बात करें तो
लेकिन सर इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि बिल भी आ गया, इजाफा भी हो गया, बजट में हमने कोई ना कोई चीज़ भी रख ली, लेकिन अगर आप उजरत की बात करें तो वो बढ़ाने में हमेशा हम नाकाम रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की, लेकिन जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वहाँ पहुँच जाते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होती वहाँ पे वो नज़र नहीं आते हमें। देखें जी, वेजिस की जब जहाँ तक बात है, मैं एक ही बात कहूँगा, बेइंसाफ़ी है। मेरा किसी सियासी पार्टी की मुखालफत या फेवर में बात नहीं करता। जो हक़ाइक़ हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, मैं वो बात करूँगा। तनख्वाहें बहुत पुरानी बात है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बढ़ाई, या फिर ये जो पिछला दौर था पीपल्स पार्टी का, बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी का दौर था, शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो का जो दौर था, उसमें तनख्वाहें बढ़ी थी, उसमें मराहत मिली थी। उसके अलावा मतलब मैं निजकारी के प्लेटफार्म से, हाइड्रो यूनियन के प्लेटफार्म से हमने बड़ी जंग लड़ी है ये नून लीग से। इन्होंने 7% से ज़्यादा कभी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, महंगाई चाहे 100% हो। वो भी ये जब देने की बात आती है तो उसमें इल्तवा इतना होता है, डिलेइंग इतनी होती है कि बंदे बेचारे दुखी और परेशान हो जाते हैं, उधार लेके खा लेते हैं और उधार उनके ऊपर चढ़ जाता है। ये इंटेंशनली दानिस्ता चाहते हैं कि मज़दूर खुशहाल ना हो, इसको पता ना चले हम क्या कर रहे हैं। आप देखें, आपने कितने कर्ज़े लिए हैं और माफ़ करवाए हैं, मैंने कितने लिए हैं, मुझे चेक करें। आप किसी को भी, पाकिस्तानी किसी शहरी को चेक करें, वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, सिर्फ एक तबका है और वो हुक्मरानों का है जो जिन्होंने कर्जे लिए। ये भी चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो चेक करवाए, लेकिन सर मकरूज वो फिर भी नहीं कर्जे है। लिए इन्होंने और कितने माफ करवाए। लेकिन सर मकरूज वो फिर भी नहीं है ना, मकरूज तो हम हैं, जी, पाकिस्तानी अवाम है। हमारी अगली नस्ल भी मकरूज है जी, अगली पता नहीं कितनी नस्लें मकरूज है। जी हरमीत, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो चीज़ें, जो तबका बैठा है उन्हीं की सनत है, उन्हीं की फैक्ट्रियाँ हैं और वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अपने गिरबान पर खुद हाथ डालने की कोशिश करें। लेकिन सर एक चीज़ जो हम देखते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, मेरा अपना इलाका है शांगला का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हलाकतें होती हैं मज़दूरों की कोयले की कान में। इसी तरह मुख्तलिफ सनतों में आपने देखा है कि वहाँ की जो मशीनरियाँ है वो बहुत पुरानी है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो रिपोर्ट्स हमारे सामने थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलाकतें होती हैं। आप नहीं समझते कि कम अज़ कम इतना होना चाहिए था कि कोई हिफाजती इंतज़ामात होते, कम से कम ये जाने तो बचाई जा सकती थी ना सर? देखिए जी, सबसे ज़्यादा मैं हलाकत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, शहादत। शहादत का मतलब ये है मार्टिरडम, डेथ फॉर ए काज। अगर आप एक गुड काज के लिए घर से निकले हैं और वहाँ तक पहुँचने से पहले आपकी डेथ हो गई है तो वो मार्टिरडम है, वो शहादत है। सबसे ज़्यादा शहादतें पाक फ़ौज की हैं, उनको सैल्यूट है। वो मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सरहदों के हिफाजत के लिए वो जो उनकी खिदमात हैं उनका हम सिला नहीं दे सकते, उनको सैल्यूट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा शहादतें महकमा बिजली में हैं, जिसको आज तक सरकारी तौर पर हुकूमतों ने सरकारी तौर पर शहीद तस्लीम नहीं किया। कोयले की कानों में जो आप कह रहे हैं, इसी तरह आप जब जितना मर्जी जहाँ मर्जी ये आम फैक्ट्रियाँ आपकी नज़रों से उजल हैं, बहुत सारे लोग बेचारे बेनामी मौत मर जाते हैं। रोज़ाना की कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको कुछ 2-4 लाख दे के, वो गरीब लोग हैं, आप पट्टों पे चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, वो आप देखें कि उनका कुछ जिक्र ही नहीं है। वो आप मीडिया तक वो बात नहीं आती और वो इसी चीज़ के पैसे उनको दे देते हैं कि ये मीडिया तक बात ना आ जाए। ये बात सिर्फ एक है, 1 पॉइंट है कि जब तक जुल्म की हुकूमत कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। और पाकिस्तान में जो हुकूमतें चल रही हैं वो कौन चला रहा है? वो कौन फरंगी और बैरूनी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर रहे। वो पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करेंगे, कभी नहीं। अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान ख़त्म हो, वो चाहेगा कमज़ोर हो। इंडिया कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान ख़त्म हो, कमज़ोर हो। इस बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, आप उनकी एक्टिविटीज़ देख लें, वो हमें स्ट्रांगर पोजीशन में देखना चाहते हैं। ईरान आपको कहता है मुझसे तेल 3 साल के लिए फ्री ले लें, 3 साल के बाद मैं रेट दूंगा। रूस आपको इंतहाई कम रेट पे तेल देने के लिए देना चाह रहा है, लेकिन आप ज़ेर बार हैं IMF, वर्ल्ड बैंक के, जिनका रिमोट अमेरिका के पास है। अमेरिका आपको अलाउ नहीं करता। मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बात याद है कि मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी कमांड अमेरिका के पास है,
अमेरिकन लॉबी बहुत स्ट्रांग है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं वो नहीं चाहती, मैं आवाम के लिए करना चाहती हूँ कि मैं आवाम की पार्टी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो ये मुझे इसको ओवरकम करने के लिए टाइम लगेगा। अब अगर प्राइम मिनिस्टर इतना बेबस है किस आपके मुल्क का, तो सादा आवाम बेचारी जो है वो क्या करेगी? बस सर बात ये भी ख़त्म हो जाती है। बात फिर हम आगे इस हवाले से क्या ही करें। आपका बेहद शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। मैक्सिमम हमने कोशिश की कि गुफ्तगू को हम कंक्लूड कर सकें, लेकिन एक लफ्ज़ शायद मुझे लगता है कि वो कंक्लूड कर सकते हैं डिस्कशन को, जो सर ने बार बार अपने डिस्कशन में कहा, इंसाफ। हुक्मरानों से एक मज़दूर जो भूखा सोता है, जो मेहनत करता है और मेहनत का उसको फल नहीं मिलता, उसको उजरत नहीं मिलती, उसके बारे में सवाल किया जाएगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इंसाफ नहीं करेंगे तो सवाल आपसे होगा, और फिर अल्लाह इंसाफ करेगा तो हम सब देखेंगे। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारा टॉपिक ख़वातीन का वेट लूज़ करना है, लेकिन ये मुझे लगता है कैसा टॉपिक है, कैसा अलमिया है जो कि अज़ल से लेके अब तक चलता आया है और चलता रहेगा और ऐसे ही। लेकिन अगर हम डाइट प्लान्स की बात करें, ड्रिंक्स की बात करें, फक्कियों की बात करें, मेडिसिन की बात करें, यू नेम इट, ऐसी कौन सी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे एक दफ़ा चल जाए सही, तो हर खातून जो वेट लूज़ करने की ख्वाहिश रखती है वो उसको ट्राई ज़रूर करती है। लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपको लगता है कि एक दवाई जो किसी मरीज़ के लिए मुख्तस की गई है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आप ये दवाई खाएंगे बिकॉज आपको डायबिटीज़ है, लेकिन अब डायबिटीज़ में मुझे लगता है वैसे भी आपका वज़न कम होता है, लेकिन ये दवाई जिसको ओज़ेम्पिक कहते हैं, जिसका नाम ओज़ेम्पिक है, उसको खाने से डायबिटिक पेशेंट जो है उनका वज़न कम हो जाता है, लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट है। अब आपको पता है ख़वातीन ने या सोशल मीडिया पर इसको अब हॉलीवुड ड्रग भी कहना शुरू कर दिया है। ये मेडिसिन एक इशू है जिसके बारे में आज के प्रोग्राम में इस टॉपिक पर हम बात करेंगे सेगमेंट में, कि ये मेडिसिन अब शॉर्ट हो गई है उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक पेशेंट है। क्यों? क्योंकि इससे वजन कम होता है डायबिटिक पेशेंट्स का। लेकिन अब ये समझा जा रहा है कि अगर आप इसे, अगर आप, मैं या जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, वो इसे खा रहे हैं इस गर्ज से कि उनका वज़न कम हो जाएगा। हेल्दी तरीके पे तो हमने जाना नहीं है, मेडिसिन खा के हम वेट लूज़ करना चाह रहे हैं। अब इसके क्या नुकसान हो सकते हैं ये बताना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर इतनी हाइप आपने इस हॉलीवुड ड्रग की सुन ली है, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये सेगमेंट आप ज़रूर देखें। इस पर डिटेल में बात करने के लिए अरीज जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज। अनीश कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और ये बात बड़ी मुश्किल है, मतलब वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। तो मैं ये चीज़ ग्रेजुअली कर रही हूँ, मुझे पता है कि हमें फ़ौरन इंस्टेंट जो रिजल्ट होता है ना वो चाहिए होता है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। बाय हुक और बाय क्रुक वाली जो पॉलिसी है ना आजकल ख़वातीन वो चाहती हैं। अब जो ओज़ेम्पिक है ये शॉर्ट होना शुरू हो गया मार्केट में, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है, लेकिन क्या इससे वाकई वेट कम होता है? बेसिकली ये इंजेक्टेबल है और ये जिस तरह इंसुलिन लगती है इस तरह से इसको लगाया जाता है और ये हफ्ते में एक दफ़ा लगती है। इससे वेट डेफिनेटली लूज़ होता है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक। इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक, यस, ठीक है। और उसमें अगर आपके पीछे मॉनिटरिंग मौजूद नहीं है, आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की है, क्योंकि उसकी सर्टन डोजेजेस हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्वेयरली होता है, और काफ़ी लोग इसके साथ मुझे रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि बहुत स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका शुगर लेवल एकदम इतना डाउन हो जाता है कि उसमें आपके डेथ के चांसेस भी होते हैं। तो उसमें अनअटेंडेडली उसको लगवाना या ख़ुद से घर में लगाना मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती। उसमें मतलब नौजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये हमने है तो जितनी सही भी उसके वीडियो साथ देखी associated। और अच्छा हरमीत, हाँ जी कंटिन्यू करें। हरमीत ने फौरी तौर पर क्विकली कोई सवाल आया है उनका। जी अरीज, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम जितने भी वीडियोस देखते हैं उसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि बहुत सारे लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हम ये भी देखते हैं कि वाइटनिंग जो इंजेक्शन लगती है, मैंने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने वो सिलसिला बरकरार नहीं रखा, तो तब जाके हम ये देखते हैं कि वो गोरापन जो है कुछ दिनों के लिए तो होता है, लेकिन फिर वो मामला गायब हो जाता है। तो क्या इसके हवाले से बताइएगा। एक तो आपने जिस तरह बात की कि बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन जो लोग फिर भी चाहते हैं कि अपना वेट कम करें, जिनकी ख्वाहिश है, तो क्या 1 या 2 या 3 इंजेक्शन से ये गुजारा बेहतर होगा, या इस लाइमल को ये जो अमल है इसको आपने कंटिन्यू रखना होगा? ये इसको कंटिन्यू अगर आप रखें तो उसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन आई कम्प्लीटली डोंट रेकमेंड इट। उसकी वजह ये है कि उसमें यही कंपनी एक और
ड्रग बनाती है जो कि बेसिकली आप कह लें कि वो बनाई ही वेट लूज़ के लिए है। इसको इनिशियली स्टार्ट जो है वो हॉलीवुड में किया गया था और उसके बाद फिर आपको पता है पाकिस्तान में या कहीं पर भी, मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगी, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई चीज़ आती है उसकी एकदम से हाइप क्रिएट होती है, बाद में पता चलता है अच्छा अब इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, तो वो इसके अब जाहिर है कि उसके ऊपर स्टडीज़ होना शुरू हो रही हैं, क्योंकि जब आपको होता ही है कि ड्रग को इस्तेमाल तो ज़ाहिर डायबिटिक पेशेंट्स में की गई, उनमें वेट लॉस भी देखा गया क्योंकि वो डायबिटिक थे। यस, लेकिन जब आपने आम लोगों को देना शुरू किया तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो गए। इसमें प्लस एक और चीज़ है कि जब आप छोड़ते हैं तो दोबारा से आप रीगेन करेंगे, ठीक है, तो खास कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि ये आपको क्या करती है, आपकी हंगर को सप्रेस करती है, ठीक है। यू विल फील फुल, आपको लगेगा कि आपने खाया हुआ है और वो आपको बेसिकली उस तरह से फुलनेस, हाँ, आपको ये चीज़ नहीं फील होगी कि अब आई एम हंग्री और मुझे लेना चाहिए। और प्लस ये कि वो आपको क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के फेज में ले जाकर आपके वैसे भी शुगर लेवल्स डाउन रहेंगे, लेकिन जब आप इसको छोड़ेंगे तो वो सब कुछ वापस आएगा। अच्छा रीच, एक और बात, बाउंस बैक आप करने की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप हेल्दी या अनहेल्दी तरीके से वेट लूज़ करते हैं तो आपको मेंटेन तो करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आप अनहेल्दी तरीक़ों से जब वेट लूज़ करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। अब हम ओलंपिक की अगर बात करें तो इस मेडिसिन के हवाले से बताएगा कि चलिए अगर लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दी, और आपने एक टर्म यूज़ की थी हॉलीवुड ड्रग, जिसको हॉलीवुड में यूज़ किया जा रहा है, ऑब्वियसली लोगों ने इसके बड़े पॉजिटिव देखे होंगे रिजल्ट्स, तो ही लोगों ने इसका रुझान हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया। अगर एक बंदा डायबिटिक नहीं है वो उसको यूज़ करता है, जैसे अमित पाजी ने सवाल किया है, तो क्या उसके मतलब फ़ायदे होते हैं इनिशियली? हाँ, होते हैं अगर तो वो बच गया, पहली बात, ठीक है। तो अच्छा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्वेयरली हम एक चीज़ देखते हैं वो ये होता है कि ओज़ेम्पिक फेस कहते हैं हम। अच्छा, बहुत स्वेयर सैगिंग, आपकी एजिंग बहुत तेज़ी से होती है क्योंकि सडन वेट लॉस है, ठीक है, खूबसूरती खत्म हो जाती हाँ, है। अब देखिए आपने वो ओवरऑल शायद आपने 2, 4, 5 केजीज अगर लूज कर लिया, आपकी चेहरे से वो चीज़ खत्म हो गई है कि जिसपे अब अट्रैक्शन ही नहीं है और आप बूढ़े लगने लग गए हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है? वैसे आप कोई ओवरनाइट डाइट करते हैं ना इस तरह की बहुत सख्त किस्म की, तब भी आपका मुंह लटक जाता है। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जब आपने ओज़ेम्पिक के साथ इशू ये होता है कि वो आपका जो फैट है वो उसको भी ख़त्म करता है, तो आपके चेहरे से जो हेल्दी फैट जो हमें चाहिए होता है, लाइक हमें चीक्स पे चाहिए, हमें कुछ जगहों में सर्टन एरियाज में चाहिए होता है, वो वहाँ से डिप्लीट होना शुरू हो जाता है और वो एकदम से आपका फेस लटक जाता है और उसको हम बहुत क्लियरली हम डायग्नोज कर सकते हैं, अच्छा ये ओज़ेम्पिक। फिर अब आपको अगर आपने वो चीज़ ऐड की, एक तो एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट चीप, अगर आप ओज़ेम्पिक को ही लें तो वो खुद भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्लस ये के साथ अब आपको और भी फिर चीज़ें करनी है कि आपको फिलर्स फिर करवाने पड़ेंगे, डेफिनेटली आपको चेहरे के भी ट्रीटमेंट इमिडिएटली साथ स्टार्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज उसमें से बहुत सारी सैगिंग ऐसी है जो कि हम उसको इतना अच्छा तरह से दोबारा कर भी नहीं पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो सैगिंग, इतनी ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं कि उसको अगर आपने साथ साथ मॉनिटर नहीं किया तो आपके लिए एक मसला बन जाएगा। इसलिए आई कम्प्लीटली डोंट रिकमेंड इट। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद होगा कि मिनोक्सिडिल एक फार्मूला है और वही टैबलेट्स जो थी या वो फार्मूला जो था वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए था, लेकिन उसके बाद उसका जो साइड इफ़ेक्ट था कि वो वहाँ से हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती थी। और आज एक कामयाब वो स्प्रे है जिसको हेयर लॉस होता है, वो जब भी उसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा उसका पहुँचता है। तो ऐसे में अगर मैं इसी इंजेक्शन की बात करूं जो बना तो है इंसुलिन के लिए और शुगर के पेशेंट्स के लिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जो वीडियोज़ आ रही हैं मुख्तलिफ बाहर की दुनिया में, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसके हवाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं और उनके जो वीडियोज़ हमारे सामने आती है। लेकिन आपसे ज़्यादा चाहेंगे कि आप वक्त के साथ साथ क्या इस पे काम हो रहा है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट है इसको मज़ीद कम कर दिया, जिस तरह मैंने मिनोक्सिडिल की आपको मिसाल दी? जी बिल्कुल, इसके ऊपर डेफिनेटली काम हो रहा है। इसी में एक दो और ड्रग्स वो निकल भी चुकी हैं, जिसमें सेक्सेंडा के नाम से है, विगोवी के नाम से है, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही वेट लॉस के लिए की गई हैं। और इसी कंपनी ने की है? इसी कंपनी ने की है। इसलिए प्लीज़ आप ये जो डायबिटिक पेशेंट्स की ड्रग है इसको छोड़ दें। और दूसरी बात ये है कि देखिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ना हाल बता वेट लूज होता है, देखिए आपने बिल्कुल होता है, लेकिन आपने मॉनिटरिंग चाहिए। अगर आपका BMI 27 से प्लस है, ठीक है, तब आपको उसकी ज़रूरत है, या आपके डॉक्टर ने डायग्नोज करना है कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, आपने किस टाइम पे लगानी है, आपका उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब आप सारी ऑप्शंस देख चुके हैं ज़िंदगी में, आपने डाइट भी करके देख ली है, एक्सरसाइज भी करके देख ली है, प्लस ये कि हम उन लोगों में करते हैं कि जिनमें हमें टेंडेंसी, यानी कि प्री डायबिटिक पेशेंट में,
ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें डायबिटीज़ की हमें फैमिली हिस्ट्री मिल रही होती है, प्लस हमें उनमें साइंस मिल रहे होते हैं कि अच्छा अगर ये वेट लॉस नहीं करते हैं तो इनमें डायबिटीज़ हो सकती है आगे जाके। तो ऐसे लोगों में हम बिल्कुल प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन देखिए उसमें पीछे डॉक्टर की मॉनिटरिंग शामिल है। अगर आप किसी भी गाइडेंस के बगैर कर रहे हैं तो वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन यस अगर आपके पीछे गाइडेंस मौजूद है तो आपके डॉक्टर को पता है कि उसने कहाँ पर आपको कौन सी डोज देनी, क्योंकि इसकी ग्रेजुअली डोज इंक्रीज करनी होती है, लेकिन वो आप खुद से करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अरीज ये भी मुझे बताएगा कि अगर हम इसके रियल यूजेज पे आ जाएं तो ओज़ेम्पिक यूज़ करती हैं, मतलब वो ख़वातीन भी या मर्द हज़रात भी जिनको डायबिटीज़ है, इसका रियल यूज़ है किस लिए और ये क्या करती है डायबिटिक पेशेंट के लिए और किस तरह से वज़न कम करती है? बेसिकली तो ये लोगों की आसानी के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स आपको पता होगा कि यूजुअली उनको दिन में 2 दफ़ा इंसुलिन लगानी पड़ रही होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसर्च पे ये सीमाग्लोटाइड एक आप कह लें फार्मूला है, इस पे ये बेस्ड है। बेसिकली ओज़ेम्पिक में एक्चुअली सीमाग्लोटाइड है, और इसकी वजह से होता ये है कि आपको ये वीकली एक दफ़ा चाहिए होती है, तो वो जो बार बार प्रिक्स हैं या बार बार लगाना है, ये आपका 1 हफ्ते तक शुगर लेवल को बिल्कुल नॉर्मल रखती है। और डायबिटिक पेशेंट्स में इसका प्लस पॉइंट ये है कि उन पेशेंट्स में यूजुअली ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती है, यानी कि जो आमतौर पे अगर इंसुलिन रेगुलरली लगा रहे होते हैं उनमें एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ज़्यादा डर ये होता है कि इनकी एकदम से शुगर नीचे ना आ जाए, क्योंकि जो ऊपर जानी वो तो ख़तरनाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होती है वो हाइपर की निस्बत हाइपोग्लाइसीमिया होता है, क्योंकि वो आपको एकदम से पेशेंट फेंट हो जाता है या वो ज़्यादा वो एक्सट्रीम में चला जाता है। तो इस वजह से उनके लिए ड्रग निकाली गई थी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। डायबिटिक पेशेंट में यूजुअली वेट गेन भी हो जाता है और वो फिर आमतौर पे रेजिस्टेंट होता है, किसी चीज़ से जा नहीं रहा होता। तो ऐसे लोगों में जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ है प्लस उनमें टेंडेंसी है वेट गेन की भी, तो हम उस पर प्रिस्क्राइब करते हैं इसको। अच्छा अरीज, मुझे एक और चीज़ बताएं कि अगर हम बात, अच्छा अरीज, एक और चीज़, जी कंटिन्यू करें हरमीत। जी अरीज, अगर हम देखें जो आपने बात की, आप तो सीधा जो बात आपने की तो सीधा मामला जो है आगरे की तरफ हो गया और सीधा आपने कहा कि भी परलोक सुधार जाएंगे आप। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है, आप बहुत सारे शौकीन हैं और आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें जब बाहर आती हैं तो पाकिस्तान में उसका रुझान बढ़ भी जाता है और फिर हम देखा देखी में ख़ुद भी आना शुरू कर देते हैं। अब हमारे साथ जो एक दोस्त हैं अमजद भट्ट, उसकी भी ख्वाहिश है कि मैं इंजेक्शन लगाऊँ, तो ये ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मज़ीद कौन कौन सी पेचीदगियाँ होती हैं? एक तो मौत की आपने बात की कि भाई ये मामला है, लेकिन इससे पहले किन किन स्टेज से भी गुजरना पड़ सकता है? किन मराहल? हाँ, इसमें जिस तरह आपको जो सडन होती हैं चीज़ें, उसमें नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, प्लस इसमें थायराइड कार्सिनोमा यानी कि कैंसर के चांसेस भी होते हैं, किडनी पे भी इसके इफ़ेक्ट बड़े बुरी तरह से आते हैं। इसलिए वो सारी मॉनिटरिंग करना डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आर यू अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस और नॉट। सेल्फ मेडिकेशन तो किसी सूरत में रेकमेंड करती ही नहीं हूँ। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन अगर डॉक्टर रेकमेंड कर देता है फॉर द सेम लाइक ओज़ेम्पिक की मैं बात कर रही हूँ, यू शुड गो फॉर इट देन। हाँ, अगर आपका डॉक्टर कर, क्योंकि अगर आप डायबिटिक नहीं भी है तो नहीं, आमतौर पे देखिए वो डॉक्टर अगर आपके लिए कर रहा है तो उसके पीछे कोई डेफिनेट रीजन होगी। ऐसे कोई डॉक्टर नहीं आपको कहेगा, जिद आपकी भी तो होती है ना, नहीं मुझे वजन कम करना है, इसी से नहीं, करना तब है, भी मुझे करे। क्योंकि ओज़ेम्पिक के जो साइड इफेक्ट्स हैं कोई भी डॉक्टर अपने ऊपर रिस्क लेना नहीं जाएगा। ठीक है, जब तक उसमें, क्योंकि अगर पेशेंट सेफ है तो डॉक्टर भी सेफ है ना, यार सेफली ठीक है। बाद में आपको पेशेंट ने तो आके कहना आपको पता था, मुझे तो नहीं पता था, आप पर रिलाई किया था, आपसे पूछा था मैंने, ठीक है। तो उसमें और बहुत सारे तरीके हैं। और देखें, अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते हैं तो मेरा मशवरा तो ये होगा कि ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं ही जाए। मुंह बंद कर नहीं सकते, जिसे मिला नहीं सकते, इंजेक्शन लगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप खाली इंजेक्शन लगवा लेंगे फिर भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, आप बेड पे बैठे होंगे, आप लेटे हुए मज़े से स्नैकिंग कर रहे हैं, इंजेक्शन लगवाए और आपका बैठे बैठे 8 kg ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा फिर भी नहीं होगा, अच्छा अरीज, आई जस्ट वांट यू टू शेयर समथिंग योर लाइक केसेस जो आपके पास आए हैं ओज़ेम्पिक के खास तौर पर। अब हॉलीवुड से ट्रेंड चलता है, बॉलीवुड तक आता है, फिर लॉलीवुड पे आ जाता है, तो हमने ये चीज़ें सर्कल होती हुई देखी हैं। अब ये ट्रेंड यहाँ पे भी है, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में मेंशन किया था कि शॉर्टेज हो गई है इस मेडिसिन की पाकिस्तान में भी, जो जिनको ज़रूरत है उनको भी नहीं मिल रही। आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं, वो किस तरह के, किस नौयत के? एक्चुअली मेरे पास जब आई थी एक पेशेंट, तो शी डिडंट टोल्ड मी कि उसके फेस पे एकदम से, क्योंकि शी वाज माय रेगुलर पेशेंट, हाँ, वो उसकी एकदम से सैगिंग बहुत ज़्यादा आई, तो आई आस्क्ड हर, तो उसने मुझे पहले नहीं बताया,
नहीं बताया। हाँ, उसके बाद उसने कहा पता नहीं, आई डोंट नो, और एकदम से मतलब उसने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद एक दिन उसका अचानक फ़ोन आया, उसने कहा मैं डॉक्टर साहबा मैंने ना आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या? मैं इस वक्त घर में अकेली हूँ, मैंने ओज़ेम्पिक लगा लिया था, मुझे कुछ हो रहा है, ओए मैं क्या करूं? ओह माय गॉड। अब वो जाहिर है कि वो तो खैर उसकी वही बात है कि शायद ज़िंदगी थी कि उसने कॉल कर ली डॉक्टर को, किसी और को भी कर सकती थी या ना, हो सकता है कि उसके जहन में आता। और खैर उसको इमीडिएटली हमने ये कहा कि आप हनी रखें, आप ज़ुबान के नीचे रखें, अपने बक्कल पैड में रखें और फ़ौरन हॉस्पिटल रश करें। ठीक है, और उसका उस वक्त जाके इवन यानी कि हम दे चुके हुए थे, वो थोड़ा सा इमीडिएट आप कह लें कि शुगर उसको जा चुकी थी। उसके बावजूद जब हॉस्पिटल वो गई है उसका शुगर लेवल 58 पे था। ठीक है, और वो दैट वाज क्वाइट डेंजरस। तो इस तरह के केसेस, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बाद में उसने कहा कि नहीं मैंने प्रिस्क्राइब नहीं करवाया था, मैंने वैसे ही पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि प्रिस्क्राइब करवाए बगैर लोग ले लेते हैं और मिल भी जाती है, क्योंकि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो यहाँ एक ये वहाँ पे मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है कि पेशेंट खुद से नहीं ले सकता। तो वो डॉक्टर को भी पता है और जो दे रहा है उसको भी पता है, जो लगवा रहा है उसको भी पता है कि मैं किसी की ऑब्जर्वेशन के नीचे हूँ। अब उसने डोज क्या लगाई, उसने किस तरह से लगाई, कुछ पता नहीं। She did everything by herself. हाँ, क्योंकि होता ही है कि जिस वक्त ज़ाहिर आपको थोड़ा सा लगा स्केल के ऊपर 1 kg कम है, आप एकदम से कहते हैं अच्छा चलो मुझे इससे फर्क पड़ रहा है, इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, मैं और लगा लूं। तो फिर ये मैं रिस्क ले लेती मैं हूँ। और लगा लेती हूँ। एक कम हुआ तो 4 और भी हो जाएंगे। अब वो जिस वक्त आपने और लगाया और उसके बाद फिर थोड़ा सा जिंदगी रिस्क में आ गई, फिर तो अल्लाह ताला से मुलाकात का आपका थोड़ा ही वक्त रहता था। सही कहते हैं, आपको नाज़रीन डॉक्टर याद आ कर गया। दी है बात सारी। लेकिन अरीजा बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस और खुदारा ख्याल करे अपना, ये टॉपिक जो है वो रखने का मकसद यही था कि अपनी जान को रिस्क पे मत डाले। कितनी दफ़ा मैंने आपसे कहा, आपने भी कितनी दफ़ा सुना होगा, भी जान है तो जहान है। आप जिंदा रहेंगे तो शायद हेल्दी तरीके से वेट भी लूज़ कर सकते हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, अपना टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। तो बिला वजह राइट लेफ्ट आगे पीछे देखकर सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। जो हेल्दी तरीका है, नेचर ने जो आपको बताया वो करें। आई एम डैम श्योर कि आप वेट ज़रूर लूज़ कर लेंगे। खैर, हमने एक ब्रेक लेनी, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इट्स टाइम टू शो यू गाइस अ ट्रेलर, एक्वामैन 2 का ट्रेलर, जो कि मैंने कल वैसे ऑलरेडी देखा सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी देखें। सीम्स टू बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक्वामैन की जो पजीराई है और जो आपको पहली मूवी याद होगी, उसका ट्रेलर, उसकी मूवी और उसका जो बॉक्स ऑफिस पे हिट था, वो जो मैंने सीन पूरा देखा था, उसके बाद तो बहुत ऑब्वियसली लोग बड़े एक्साइटेड भी थे और हरमीत पाजी बहुत इंतजार भी कर रहे थे। पता नहीं इस तरह की मूवीज़ का, मैं तो आई एम नॉट सो मच फैन ऑफ दीज मूवीज़, लेकिन मैंने इसका जब ट्रेलर देखा तो वो एक इंटरेस्ट आपको ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है कि येस इट सीम्स टू बी लाइक वेरी अनरियल फॉर्म ऑफ जो आपकी फिक्शन होती है, आपकी मूवीज़ होती हैं और आपका। बात आपने दुरुस्त की। वैसे सो अगर हम देखें इस किस्म की बहुत सारी मूवीज़ जो है आपने चाहे उसमें मुझे भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो बड़े अच्छी तरीके से उसको देखा भी, रिस्पॉन्स भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। और इस तरह तलस्माती दुनिया के हवाले से बहुत सारे ऐसे होते हैं, ख़ासकर बाहर दुनिया में हमने ये देखा है कि हमने हमेशा देखा कि चाहे वो रैली हो, एहतजाज, उसमें आपको आयरन मैन, स्पाइडर मैन और इस किस्म के मुख्तलिफ करैक्टर की मलबूसात में जो है वो लोग आपको मुख्तलिफ करतबे दिखाते नज़र आते हैं। तो यही चीज़ है कि एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इस किस्म की फ़िल्मों की, और हम देखते हैं कि बाहर दुनिया में। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहाँ थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है, और फिर इस किस्म की मूवीज़ अगर आती हैं तो बच्चों में ज़्यादा मकबूल होती हैं, लेकिन बाहर दुनिया में इसको ज़्यादा पजीराई मिलती है। और जितने भी इस किस्म की सीरीज़ आई हैं, माजी में भी आई हैं और अब भी जो आ रही हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उमूमन उनको रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव मिलता है। बाकी अगर हम देखें तो हॉलीवुड या बॉलीवुड या अपनी बात की जाए तो इस वक्त कोशिश ये की जा रही है, जिस तरीके से 2-3 साल कबल या 2 साल कबल जिस तरह इंडस्ट्री जितनी भी, चाहे वो हॉलीवुड की है, बॉलीवुड की, हमारी है, तो उसको जितना नुकसान पहुंचा है और जितने प्रोडक्शन हाउस बंद हुए हैं, तो अब कोशिश की जा रही है कि दोबारा उन फिल्मों का आगाज़ भी हो चुका है और कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस दोबारा खुले हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि जो नुकसान था वो उसको भी दोबारा उसका उजाला हो। और साथ साथ हम ये देखते हैं कि दोबारा सिनेमा घरों की तरफ लोगों का जो रुख है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरह नेटफ्लिक्स
कि मैं बात करूँ दीगर ऐसी चीज़ें भी आई हैं जिसकी वजह से भी हम ये देखते हैं कि एक तो रसाई भी मुमकिन है और प्रोडक्शन कंपनीज भी जो है उसका ध्यान भी उसी तरफ ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल आपने जो ट्रेलर दिखाया बड़े मज़े का भी है, बहुत सारे लोगों को पसंद है। हम अपनी पसंद की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं हमारी पसंद जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस किस्म की चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं और ट्रैक करती हैं और कहीं ना कहीं सिनेमा में जाके देखने का जो मज़ा है इस किस्म की फिल्मों का कुछ और भी कुछ डिफरेंस होता है। और हरमीत पाजी, आपको पता है लोग बहुत लंबा अरसा इंतजार भी करते हैं। नेटफ्लिक्स की आपने बात की, वी हैव सो मेनी सीरीज, सो मेनी मूवीज जो कि नॉर्मली अगर आप सिनेमा जाके नहीं भी देखते तो यू हैव अपॉर्चुनिटी कि आप नेटफ्लिक्स पे इसको देख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें ना कोविड-19 के टाइम पीरियड की, तो वो आदत ऐसी डेवलप हुई है कि वो अब तक उसको ही कैरी ऑन किए हुए कि नेटफ्लिक्स देखे बगैर तो आपकी रात ही नहीं गुजरती ना। लेकिन नेटफ्लिक्स पर जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर हम इस मूवी की बात करें तो अभी भी आपको भी बहुत वेट करना पड़ेगा जस्ट अ ट्रेलर, क्योंकि 20 दिसंबर को इसकी रिलीज है और अभी भी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। बहुत महीनों में कोई 2-3 ट्रेलर्स और भी आएंगे, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। लेकिन इसकी प्रोडक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, आपको पता है जिस फिक्शन की हम बात करें, जिस किंगडम को दिखाया गया है एक्वामैन 2 में, आप वो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि नॉट सीम्स टू बी लाइक रियल, तो वो चीज़ें आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। तो आपको पता है जिस तरह कि आप कॉस्ट्यूम्स की बात कर रहे हैं, बच्चे खास तौर पर इस तरह की फिक्शन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे वॉन्ट टू सी दीज ऑल थिंग्स इन रियल। ऑब्वियसली ये चीज़ें रियल नहीं होती, लेकिन हम उनको उस तरह से फिल्माते हैं, उस तरह से उसकी डायरेक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और आपको पता है हॉलीवुड में दे आर एक्सपर्ट ऑन ऑल दीज क्राइटेरियाज एरियाज जिसकी हम बात करें। दे ऑलवेज मेड समथिंग लाइक जिसको देखकर हमें लगता है कि येस ये वही लोग कर सकते हैं। मतलब क्रोमा पे बहुत काम किया जाता है, ऑगमेंटम पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। कि आपको याद होगा कि इस किस्म की हमारे पड़ोस में भी फिल्में आई और कोशिश की गई कि बॉलीवुड की हॉलीवुड की नकल उतारी जाए, लेकिन यहाँ की जो आवाम है इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट है और यही वजह है कि वो फिल्में जितनी भी, हालांकि अमिताभ बच्चन जैसे बहुत बड़े अदाकार जो हैं उसने भी इस किस्म की फिल्मों में काम किया, लेकिन उनको भी कामयाबी ना मिली। तो वजह वही है कि इस किस्म की दुनिया में रहना, और फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कोशिश होती है कि जब इस किस्म की कहानियाँ, इस किस्म की फिल्में आती हैं तो वहाँ पे उस सोसाइटी में, उस माशरे में ज़्यादा उसको पजीराई मिलती है। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अब थोड़ा सा नहीं बल्कि है कुछ टाइम है, कम से कम 19 दिन है, उसके बाद ये फिल्म रिलीज़ होगी और जो देखने वाले हैं वो मुंतज़िर होंगे, क्योंकि ट्रेलर बड़ा मज़े का है। और इस दुनिया को जब आप सिनेमा में जाते हैं और इस बड़ी स्क्रीन पर आप देखते हैं तो उसका मज़ा भी कुछ और होता है और आप एक नई दुनिया में खो जाते हैं। और आपको पता है हमीद पाजी, आपको याद होगा ना, अब्दुल रऊफ साहब हमेशा एक बात कहते थे कि ऐसी मूवीज़ को प्लीज़ डोंट वॉच एट होम, आपको जाके सिनेमा घरों पर ही ये मूवी देखनी चाहिए, बिकॉज दैट वॉइस, दैट टेक्सचर, दैट स्क्रीन, दैट व्यू, तो वो आपको सिनेमा ही में मिलेगा। और हम बात कर रहे थे, वैसे मैंने कुछ लास्ट वीक में भी जब ट्रेलर दिखाया था तो मैंने यही कहा था कि अभी कुछ ईदी आपकी थोड़ी सी बाकी होगी, ईद के बाद बहुत सारी हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं, सो गो एंड वॉच मूवीज़। और मुझे लगता है कि अभी इतना माहौल इस तरह का चल रहा है कि अभी तो चले ईदी की थोड़ी बजट भी है हमारे पास, लेकिन माहौल इस तरह का है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है या मुश्किल है, बहुत कम वक्त निकाल पाते हैं। तो अगर आपने वक्त निकालना है, थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें, अपने साथ जस्ट गो अलॉन्ग योर फ्रेंड्स, अलॉन्ग विद योर फैमिली और रिलेटिव्स, तो जाएं और इन्जॉय ज़रूर करें। तो आप वीकेंड पे कुछ प्लान करें, लेकिन अभी तो वर्किंग डेज है। आज का शो जो है वो हमने कोशिश की है कि फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ एक्टिविटीज़, फुल ऑफ लाइक पॉलिटिकल हैपनिंग हो, या फिर अगर आपकी ये सारी हैपनिंग जो कि डेली लाइफ में होती है, वज़न कम करने से लेके आपकी ट्रेलर तक, तो वी हैव जस्ट एड सो मेनी कलर्स इन द होल शो। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे और आपका फर्स्ट वर्किंग डे है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। अच्छा दिन गुजारे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है उनका भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।